ओके, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 चैप्टर 4 हम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 अभी हम देखने लगे हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 के अंदर हमें क्या क्या बोल रहा है, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या तीन डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमने पढ़ा था, हमने ये देखा था कि इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट क्लाउड्स होते हैं जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हो। मैंने आईफोन की भी एग्जांपल दी थी। तो अभी हम लोग देखने लगे डिसएडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि स्केलेबिलिटी, मतलब स्केलेबिलिटी उसके अंदर डिसएडवांटेज है या नहीं, हमने सारे डिसएडवांटेजेस का बताना है। तो स्केलेबिलिटी और कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, अब यहाँ पे वो कह रहा है स्केलेबिलिटी। पहली बात ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कहीं पे भी हमने ये चीज तो पढ़ी नहीं है कि स्केलेबिलिटी कहीं पे उसका डिसएडवांटेज है या नहीं। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है किसी चीज की, ये तो हमने नहीं पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जाहिर है जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं उनके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि देखो अगर लेट सपोज मैं आईफोन के अंदर स्पेस खरीदती हूँ ना, कुछ जीबीज, तो वो 2 मंथ या 3 मंथ या लाइक 1 ईयर उसके लिए मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट के लिए मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, कितन कोई भी अमाउंट होगी वो पे करनी पड़ेगी। तो ये डिसएडवांटेज है। अगर लेट से आपको वो बाद में पसंद नहीं आता क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम या कुछ, तो अनटिल वो टाइम खत्म नहीं होता ना, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहना पड़ता है। तो एक तो ये डिसएडवांटेज होगा। ये तो हमने कहीं पे स्केलेबिलिटी की बात तो हमने कहीं देखी नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है कि रिलायंस ऑन अ थर्ड पार्टी, बिल्कुल ये वाला डिसएडवांटेज बनता है। उसकी रीजन ये है कि आप रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि आप रिलाय कर रहे हो किसी और पार्टी के ऊपर। जाहिर है हम अपना सारा का सारा डाटा दे रहे हैं क्लाउड वालों को, सब डाटा क्लाउड प्रोवाइडर्स को दे रहे हैं, तो मतलब उनके पास सेव रखवा रहे हैं, तो हम रिलाय कर रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, जो कि फ्रॉड भी कर सकती है, जो कि कुछ भी मतलब हमारे साथ हो सकता है मिसहैप। अच्छा, फिर पोटेंशियल जॉब लॉसेस, ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर तो हमने कोई ऐसी जॉब्स नहीं रखी हुई अब जॉब लॉसेस, या हम ऐसे कह सकते हैं कि डाटा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर रखने से जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब लॉसेस का तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि उनकी जॉब लॉसेस हो सकती हैं। तो ये चीज तो हमने डिस्कस कहीं पे नहीं किया और ना ही स्केलेबिलिटी की बात की है। रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज, नॉर्मली क्या होता है अगर आपके सिस्टम में डाटा होता है ना, मतलब कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है, तो फ्लेक्सिबल होता है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, आप उसको खोल सकते हो, देख सकते हो उसके अंदर क्या क्या चीजें कैसे हो रही हैं, आप उसमें कोई अमेंडमेंट चीजें वगैरह चेंज कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ये बिल्कुल डिसएडवांटेज है। उसकी रीजन क्या है, उसके अंदर यूजर नेम्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, और सिर्फ उतना डाटा आप एक्सेस कर सकते हो जितनी की आपको अथॉरिटी मिलती है। ज्यादा डाटा आप एक्सेस भी नहीं कर सकते, मतलब जितनी आपको इजाजत होती है उतना डाटा आप खोल सकते हो। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ये तीन थ्री उसने बोला था ना, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग, बी, सी और ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉपिक आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिस्कशन के लिए भी, और आजकल अगर हम लोग देखें तो ये सबसे ज्यादा देखने में भी आ रहा है, अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा यूज भी हो रहा है यही वाला टॉपिक, मतलब अकाउंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत ज्यादा आ रही है। इवन के इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे अकाउंटेंट्स हैं, उनकी जॉब्स भी जाती जा रही हैं। उसकी रीजन ये है कि ज्यादातर चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंट्रोल कर ली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक चीज में पढ़ाने से पहले बताऊंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी 100% ह्यूमन बीइंग को रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। 100% रिमूव नहीं कर सकता ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इसके अंदर थिंकिंग पावर नहीं होती, ये सोच नहीं सकता, इसको वही ये वही काम कर सकता है जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई भी होती है। तो देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेसिकली मशीन होती है जिसको इंसानों की तरह काम करना सिखाया जाता है,
ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चीज को कहते हैं? कोई भी मशीन जिसको इस काबिल बनाया जाता है कि जो इंसानों की तरह काम करे। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल लो तो रोबोट्स होते हैं, ये रोबोट्स इंसानों की तरह ही काम कर रहे होते हैं ना, लेकिन ये नहीं है कि वो हर चीज सोच भी सकते हैं इंसानों की तरह, नहीं, ऐसा नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फसिस क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, मतलब जो कि लोगों की तरह काम करते हैं और लोगों की तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन 100% ह्यूमन बींग्स नहीं हो सकते। उनके अंदर कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। मतलब आजकल हम लोग देखते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्टिविटीज, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन है। मोबाइल के अंदर सीरी का ऑप्शन होता है, वो वॉइस रिकॉग्निशन करती है, हम लोग बोलते हैं वो कुछ भी चीज हमारे लिए सर्च करती है। प्लानिंग कर सकते हैं हम उसके थ्रू ऑटोमेटिकली कोई चीज, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम डाटा पुट करते हैं, वो हमें आगे पूरा प्लान बिजनेस का बना के डेवलप करके दे देती है। उससे हम लर्निंग करते हैं फ्यूचर के लिए, मॉडल्स क्या क्या आ रहे हैं फ्यूचर के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बताती है कि आने वाले, लाइक अगर हम सर्च करके देखते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई चीज करते हैं, तो वो हमें ये भी बता देती है कि लाइक 2025 में क्या, ये सिस्टम किस तरह काम करेगा। 100% तो नहीं हम कह सकते, बट ये है कि काफी चीजें उसी तरह की हमें मिल रही होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम आती है हम उस प्रॉब्लम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व इस तरह कर सकते हैं कि हम अपना डाटा उस प्रॉब्लम का पुट करेंगे और उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। जैसे आजकल स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स मिलती हैं, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पूरी की पूरी एआई से करके, चैट जीपीटी से करके तो दे देते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे आई हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मतलब जो काम पहले इंसान खुद करते थे वो काम अब मशीन्स करना शुरू हो गई हैं। कंपनीज सच एज एप्पल एंड amazon, वो amazon और एप्पल की एग्जांपल दे रहा है, हैव डेवलप एंड मार्केटेड वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। मैंने आपको एप्पल की एग्जांपल पहले दे दी थी कि जैसे एप्पल के अंदर सीरी का वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है। मतलब सीरी को आप कुछ भी कहते हो, सीरी डायल दिस नंबर, सीरी सेटिंग ओपन सेटिंग्स, सीरी शो दिस पिक्चर और समथिंग, जो भी आप सर्च दिस लोकेशन, कोई भी आप कहते हो तो सीरी ऑटोमेटिकली वॉइस रिकॉग्नाइज करके आपके लिए वही काम करती है। ऐसा ही फीचर अमेजोन वालों के पास भी है, जैसे अलेक्सा। आपने नेट पे देखा होगा या शायद कहीं पे टीवी में देखा हो, यूट्यूब पे देखा हो कि अलेक्सा एक ऐसे छोटी सी डिवाइस होती है, रूम में या कहीं पे भी आप रखते हो उसको, आप बोलते हो अलेक्सा डू दिस, अलेक्सा डू दैट, तो वो कर रही होती है। तो ये क्या है? ये वॉइस रिकग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो काम इंसान करते हैं वही काम मशीनें करती हैं, लेकिन वो कैसे करती हैं? उसके पीछे प्रॉपर सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग होती है, पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग हुई भी होती है। अ फर्दर सिंपल एग्जांपल इज दैट फेसबुक एंड इट्स प्रोसेस रिकमेंडिंग न्यू फ्रेंड्स फॉर यूजर टू कनेक्ट विद। अच्छा, अब एक फेसबुक का भी फीचर है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने नोटिस किया होगा ये, अगर आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, लेट से आप किसी एक पर्सन को ऐड करते हो, ठीक है, लेट से मिस्टर एक्स को आपने ऐड किया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही इसी के जो कनेक्शन के लोग होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन में शो हो रहे होंगे, सजेशन में शो हो रहे होंगे। मतलब आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो कि ताकि ये, या फिर आप जिस एरिया से फेसबुक बनाते हो वहां के आसपास के लोगों की आईडीज शो होना शुरू हो जाती हैं, रिकमेंडेशन शो होना शुरू हो जाती है। ये क्या है? ये फेसबुक का फीचर है कि फेसबुक के अंदर ये चीज इस तरह होती है। उसके बाद हमारे पास आ गया है मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही हम देखेंगे कि एडवांस जो है वो मशीन लर्निंग कैसे सिस्टम काम करता है, और मशीन लर्निंग का फीचर अकाउंटिंग के अंदर भी कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है। मशीन लर्निंग मोस्ट रिसेंट एडवांसेस एआई हैव बीन अचीव्ड बाय अप्लाइंग मशीन लर्निंग। मैंने पहले भी बताया कि एआई के की एडवांसमेंट के थ्रू मशीन लर्निंग आई है, और मशीन लर्निंग जिसके अंदर बहुत बड़ा डाटा सेट आप लर्न कर सकते हो, पुट कर सकते हो। मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिदम्स होते हैं। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? एल्गोरिदम्स बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए कोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये तो सुना होगा ना कि जैसे सीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको असाइनमेंट्स मिलती हैं तो वो कहते हैं हमें प्रोग्रामिंग की ये असाइनमेंट मिली हुई है, उस जगह पे फलां एल्गोरिदम लगेगा। तो ये क्या, एल्गोरिदम डिटेक्शन और पैटर्न जो होते हैं वो बताते हैं कि अब आप मतलब खुद से ही मशीन लर्निंग के अंदर आप वो एल्गोरिदम डालते हो तो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, प्रिडिक्शन मिलती हैं आपको, रिकमेंडेशन मिलती हैं। इस डाटा के अंदर आप ये करो तो कैसे क्या हो सकता है, इसके ऊपर ये अप्लाई करो तो क्या हो सकता है। जैसे मतलब ये तो एक छोटी सी
कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जांपल है कि जैसे हम एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन अप्लाई करते हैं कि अगर हम ये करें तो क्या होगा। लेट से अगर 50 मार्क्स से कम होंगे तो वो फेल होना चाहिए, अगर 50 मार्क्स से अबव होंगे तो वो पास होना चाहिए। तो उसी तरह वो फॉर्मूला रन होता है तो रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर भी इसी तरह के एल्गोरिदम सिस्टम, बड़ा डाटा हम डालते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम लोग तो एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तो एसीसीए की बात कर रहे हैं, हमें तो इसको लिंक करना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या अकाउंटेंट या जो भी मशीन लर्निंग है, सॉफ्टवेयर, इनको हमने कहाँ पे लिंक करना है, अकाउंटिंग के साथ, क्योंकि हम तो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तो बिजनेस करेंगे, हमें बिजनेस के लिए देखना है कि अकाउंटिंग कैसे काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अकाउंटेंसी, नो डाउट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ऐसी टेक्निक्स लाई हैं, बहुत ऐसे मेथड्स लाए हैं, अकाउंटेंसी पैकेजेस लाए हैं, बहुत ज्यादा तरक्की हुई है इसके साथ, बहुत ज्यादा सिस्टम्स आए। बट ये हम कभी नहीं कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स को 100% इसने रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं है। पहले, अब वो बता रहा है कि डिस्पाइट द ड्रामेटिक recent evaluation in artificial intelligence techniques such as machine learning and the fast pace of its development, widespread adoption of concept of financial world and in still relatively early stages। मतलब नो डाउट कि अकाउंटेंसी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत काम किया है, बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा काम कर रही है, स्टिल अर्ली स्टेजेस के ऊपर है, अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। जिस तरह मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बाकी दुनिया के कामों में बहुत ज्यादा अपना मुकाम बना लिया है, रोबोट्स बना लिए हैं, बहुत सारी और चीजें कर, इस तरह अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा अभी काम नहीं हुआ। It is evident that many cases system can carry out tasks that result in far more accurate and consistent output than can be achieved by human। ऐसा होता है, बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि जो काम हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं या जो काम हम सिस्टम के अंदर करते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू जो ह्यूमन बींग्स हाथों से करते हैं। मतलब चांसेस ऑफ मिस्टेक्स जो होती है ना वो ह्यूमन बींग्स के थ्रू ज्यादा होती हैं। एआई ने क्या क्या अपॉर्चुनिटी दी है अकाउंटेंट्स को, ब्रिंग अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी एंड डिलीवर मोर वैल्यू इन द बिजनेस। एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, अकाउंटेंट का काम आसान किया है, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट लेना। लॉन्गर के अंदर अगर हम लोग देखें तो एआई ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज मोस्ट एक्सटेंसिव डेवलपमेंट सच एज सिस्टम इंक्रीजिंग कैरिंग आउट डिसीजन मेकिंग। सबसे ज्यादा हेल्प किस में होती है, डिसीजन मेकिंग में। मतलब जो डिसीजन ह्यूमन बींग्स नहीं ले सकते थे वो डिसीजंस अब एआई के थ्रू ज्यादा आसानी हो जाती है। मतलब ह्यूमन बींग्स डिसीजन लेते हैं, अच्छे वाइज डिसीजन लेते हैं, बट समटाइम ऐसा होता है कि डाटा इस तरह का होता है कि जिससे आपको डिसीजन लेने में मुश्किल आ रही होती है, तो उसके अंदर भी फिर एआई आपको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। अच्छा, एग्जांपल्स इसके अंदर कौन कौन सी है मशीन लर्निंग के अंदर, कोड अकाउंटिंग एंट्रीज। अच्छा, अकाउंटिंग एंट्रीज के कोड, मतलब कोडिंग करना उनकी, आपने MA 1 में पढ़ा हुआ होगा शायद, कॉस्ट कोडिंग जैसे होती है, इसी तरह अकाउंटिंग एंट्रीज की कोडिंग होती है, वो कोड करना ये एआई ने बताया है। जैसे आप देखो ना, लेट से वहां पे हम कॉस्ट कोडिंग के लिए क्या करते थे, कॉस्ट कोडिंग ना भी, वैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, कोई हम शू बाय करते हैं या कुछ लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक कोड होता है उसको स्कैन करते हैं तो सारी डिटेल कंप्यूटर के अंदर खुद ब खुद आ जाती है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कोड है उसके अंदर उस शू की डिटेल, उसका साइज, उसका कलर, उसका ब्रांड, हर एक चीज मेंशन होती है। तो ये सिस्टम भी एआई ने ही आपको प्रोवाइड किया है टू रिकॉग्नाइज विद कांस्टेंट नॉर्मल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फ्रॉड डिटेक्शन। कोई फ्रॉड हो जाए, नॉर्मल एक्टिविटीज से अलग तरह की कोई एक्टिविटी हो तो उसको रिकॉग्नाइज करना एआई ने सिखाया है। मतलब कोई भी चीज है ना तो एआई उसको डिटेक्ट कर लेगी कि, जैसे मतलब इसकी एग्जांपल हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरह लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के एआई के थ्रू आप ये भी जज कर सकते हो कि आपकी स्टेटमेंट के अंदर क्या मिस्टेक है, कौन सी चीज ऐसी है जो फ्रॉड डिटेक्शन में जा रही है। लेट से पेटी कैश के, आपने वैसे नॉर्मली पेटी कैश का जो एक्सपेंस है वो आप 50 का ही हमेशा करते हो, लेकिन एकदम वो एक्सपेंस किसी जगह 70 का रिकॉर्ड हुआ हुआ है, एआई उसको पकड़ लेगी। तो ये चीजें क्या है, ये हमारे लिए, हमारे कंपनी के रिकॉर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, फिर फॉर कॉस्ट रेवेन्यू विद द यूज ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडल।
प्रिडिक्टिव मॉडल कौन से मॉडल, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का क्या मतलब होता है, अंदाजा लगाना, मतलब प्रिडिक्शन करना, जायजा करना, मतलब पेशन गोई करना, फ्यूचर को देखना, मतलब फ्यूचर मॉडल लगा के फ्यूचर को देखना। तो वो क्या होगा, फॉरकास्ट रेवेन्यूज, मतलब फ्यूचर के रेवेन्यूज को फॉरकास्ट करना, इम्प्रूविंग एक्सेस टू एन एनालाइज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। वो वाला डाटा जो अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है, जिसपे अभी वर्किंग करनी है, जिसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आना है, जैसे कॉन्टेक्ट्स हैं, ईमेल्स हैं, मल्टीमीडिया कॉन्टेंट्स हैं। उससे हमें अभी क्लियरली चीजें समझ नहीं आ रही, उसको हमने स्ट्रक्चर करके अंडरस्टैंडिंग उसमें बढ़ानी है। तो ये सारे फीचर एआई के थ्रू ही हमें मिले हैं, और एआई ने बहुत ज्यादा अकाउंटिंग को भी सपोर्ट किया, बट नॉट एज पर अदर डिपार्टमेंट्स या अदर जो दुनिया की और चीजें हैं उसमें जिस तरह किया है, उस तरह से भी अकाउंटिंग में नहीं किया। अभी अकाउंटिंग के अंदर स्टिल इनको वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 के अंदर कह रहा है कि व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, किसी भी चीज को यानी कि किसी मशीन को इस तरह का बनाना जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट या रिएक्ट करे। पहले कह रहा है कि प्रोग्रामिंग विद योर ओन इंटेलिजेंस, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, पुटिंग मोर मेमोरी इनटू कंप्यूटर, बैकिंग अप डाटा। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है कि किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना जो कि हमारी तरह काम करे। प्रोग्रामिंग विद योर ओन इंटेलिजेंस, हम अपनी इंटेलिजेंस से प्रोग्रामिंग तो करेंगे, बट वो खुद भी मतलब उसको इंटेलिजेंट बनाएंगे। हमारी ओन इंटेलिजेंस सिर्फ प्रोग्रामिंग में लगेगी, लेकिन वो मशीन खुद इंटेलिजेंट बनेगी, यानी कि मशीन खुद काम करेगी। पुटिंग मोर मेमोरी, मेमोरी तो कंप्यूटर में पुट हम नहीं कर रहे, इससे मतलब हम लोग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी मशीन को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना रहे हैं। बैकिंग अप डाटा, ये तो हमने डाटा बैकअप तो नहीं की करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इसके लिए तो वैसे भी हमारे पास और डाटाबेस सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम मौजूद होते हैं। ओके, ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बिग डाटा। बिग डाटा, इस वर्ड से ही हमें पता होना चाहिए कि बिग डाटा क्या है। बिग डाटा मतलब बहुत बड़ा डाटा। बहुत बड़ा डाटा का मतलब क्या हुआ कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, मिलियंस बिलियंस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत बड़ा डाटा सेट जिसको स्टोर करना मुश्किल होता है, जिसको नॉर्मल डाटाबेस में रखना मुश्किल होता है। जैसे अगर मैं ये बताऊं ना, लेट से टैली एक डाटाबेस है, ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर, आपने एक डाटाबेस बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने डाटा रखा ना, लेट से अगर आपने 5 ईयर का डाटा रखा है, 5 ईयर में आपकी कितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई होंगी। लेकिन 5 ईयर के बाद कि आपका सॉफ्टवेयर या आपका डाटाबेस स्लो होना शुरू हो जाएगा, उसमें इतना बर्डन होगा कि वो ओपन होते हुए भी बहुत टाइम लगेगा, कोई ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने में भी स्टक होता रहेगा। तो फिर ये डाटाबेस नॉर्मली लाइक इतना ही डाटा स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है बिग डाटा की। बिग डाटा जो कि बहुत बड़ी अमाउंट का डाटा स्टोर करेगा, उसको अपने अंदर रखेगा और एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेगा, जो कि नॉर्मली ट्रेडिशनल नॉर्मल जो डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं वो नहीं कर सकते, मतलब वो उनके हाथ में नहीं होता कि वो इतनी ज्यादा लिमिट का डाटा नहीं स्टोर कर सकते। Big data often also include more simply financial information and can involve other organization both। अब देखो, पहले हम क्या करते थे, डेटाबेस में सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन रखते थे, फिर भी हमारा सिस्टम स्टक हो जाता था। बिग डाटा ने ये चीज बहुत सिंप्लीफाई कर दी है, उसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल हर तरह का डाटा, अनस्ट्रक्चर सब तरह का डाटा हम रख सकते हैं। इवन के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा भी रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स वो यहाँ पे दे रहा है, एग्जांपल क्या है, इनपुट इनटू बिग डाटा सिस्टम कैन इंक्लूड, कौन कौन सा डाटा इंक्लूड है इसके अंदर, सोशल नेटवर्क ट्रैफिक। अब इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सोशल नेटवर्क ट्रैफिक। सोशल नेटवर्क कौन कौन से हैं, आप देखो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब के ऊपर आपको क्या लगता है, अपने माइंड में सोचो कि जितने भी दुनिया के मुल्क हैं, उसमें हर दुनिया के मुल्क से लोग इन सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। तो कितना डाटा होगा, सारी दुनिया का कितना डाटा होगा, वो बिग डाटा उसे कहते हैं हम। ठीक है, जो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, इनमें जितनी भी, जाहिर है ऐप तो एक एक ही सिस्टम से है ना, बट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लोग यूज कर रहे हैं, उसके अंदर लोग कितने ज्यादा हैं।
वेब सर्वर लॉग्स, वेब सर्वर लॉग्स, जितने लोग वेब सर्वर यूज कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनली सर्वर्स यूज कर रहे हैं। अब अगर आप लोग एसीसीए का हिसाब लगा लो कि एसीसीए कितने कंट्रीज से कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, डिफरेंट सर, तो डिफरेंट सर्वर बने हुए हैं, डिफरेंट मतलब डिफरेंट कंट्रीज से लोग यूज कर रहे हैं। ऑडियो कंटेंट, स्ट्रीम्ड ऑडियो कंटेंट आप देखो, लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जैसे ऑडियो कंटेंट के अंदर अगर आप देखो व्हाट्सएप पे अगर हम वॉइस मैसेजेस का एग्जांपल दें, तो वो कितने ज्यादा, अब एक पर्सन है, एक पर्सन के कांटेक्ट लिस्ट में कितने लोग होते हैं, और उस एक पर्सन ने एक कन्वर्सेशन में कितने वॉइस मैसेज किए हुए होंगे, और बाकी लोगों को कितने वॉइस मैसेज किए होंगे, और वो सारा डाटा आप देखो ना, हम मूवीज देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, उसमें कोई केस होता है, कोई मर्डर केस होता है या कोई और तरह का केस होता है, तो उसमें वो सारी व्हाट्सएप की वॉइस और ये सारा कुछ वापस निकलवाते हैं, वो सारा डाटा सेव होता है। तो वो कहाँ पे सेव होता है, ये सारा का सर्वर पे ऊपर सारे जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं उनके पास सेव होता है, ऑडियो कंटेंट सेव होते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप देखो, बैंक्स, बैंक लोकली भी डील करते हैं, बैंक इंटरनेशनली भी डील करते हैं, बैंक के अंदर कितने लोगों के अकाउंट्स खुले हुए होते हैं, बैंक दिन भर में कितनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, बहुत बड़ा डाटा है, तो इसको बिग डाटा कहेंगे। वेब पेज एंड हिस्ट्रीज एंड कंटेंट्स, अब देखो फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर है, मैं उस कंप्यूटर में दिन भर में कितनी चीजें सर्च करती हूँ, वो मैं जब अपनी हिस्ट्री में जाती हूँ वहां पे सब कुछ सेव होता है। वो अब मैं एक सिंगल अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, दिन भर में पूरी दुनिया में, लेट से अगर हम गूगल की बात करें, गूगल में कितने लोग डेटा सर्च करते हैं, कितने लोगों का डाटा स्टोर होता है, तो वो सारी हिस्ट्री पड़ी हुई होती है, सारे कंटेंट्स पड़े हुए होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बिग डाटा क्या है, कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा स्टोर होता है, बहुत ज्यादा डाटा रखा जाता है। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स आप देखो, गवर्नमेंट, एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है, नो डाउट कि वो उसी कंट्री को चला रही होती है, उस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन का रिकॉर्ड, उस कंट्री के अंदर अदर रिकॉर्ड, हर एक चीज, मतलब कितने उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने रीजन्स हैं, कितने लोग हैं, हर एक चीज का डाटा वो स्टोर कर रहे होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक ही कंट्री के साथ डील कर रही होती है? नो डाउट गवर्नमेंट चला एक ही कंट्री को, लेकिन उसका, उसकी ट्रेडिंग, उसके जो बाकी कंट्रीज के साथ मुआहदे होते हैं, बाकी कंट्रीज के साथ लोन्स भी होते हैं, जैसे आईएमएफ से लोग कर्जा लेते हैं, कितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे, डाटा कहीं ना कहीं पे स्टोर तो होता है। फाइनेंशियल मार्केट डाटा, फाइनेंशियल मार्केट ये जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में मिलियन बिलियन इन्वेस्टर्स बैठे हुए होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, उनका डाटा, वो डाटा भी कहीं ना कहीं पे स्टोर होता है। ये सारी चीजें बिग डाटा के अंदर आती हैं। डाटा स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा स्टोर करने का मतलब क्या है, कि जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू आपका डाटा कहीं पे स्टोर हुआ हुआ है, जैसे जीमेल के अंदर आपका डाटा स्टोर हुआ हुआ है, किसी और ऐप के अंदर आपका डाटा इंटरनेट से जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। ट्रेडिशनली बिजनेसेस गैदर स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन ऑन रेलिवेंट इशू फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड प्लेस देम इनटू डेटाबेस और डाटा वेयरहाउस। मतलब नॉर्मली तो वो ट्रेडिशनली का मतलब होता है जो ओल्ड सिस्टम है, जो पुराना सिस्टम चला हुआ आ रहा है। As the world has increasingly moved towards digitalization, जैसे जैसे दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, ज्यादा इंटरनेट की ग्रोथ हो रही है, इंटरनेट के थ्रू से लोग ज्यादा कनेक्ट करना वो करते हैं, डाटा को स्टोर करना, हर चीज। तो इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या हुआ, कि डाटा जो आपका उस सोर्स के अंदर स्टोर है, जो इसको आप थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, जो इलेक्ट्रॉनिकली कहीं पे स्टोर है किसी भी जगह पे। आपके जैसे ईमेल्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, मैंने आपको पहले बताया, अभी के ईमेल जैसे हमारी सेव है, जीमेल के अंदर कोई डाटा सेव है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, हमारा मीडिया, मल्टीमीडिया की कुछ चीजें हैं, तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हैं। द अमाउंट ऑफ डाटा विच businesses have to store and interrogate has therefore increased at an exponential rate, requiring new tools and techniques to make the most of them। जाहिर है जो डाटा हम इतना ज्यादा लेते जा रहे हैं, बिजनेसेस का जो डाटा है उसको स्टोर करने की जरूरत है, उसको स्टोर करने की जरूरत है, इंटेरोगेट करने की जरूरत है, उस डाटा को एनालिसिस करने की जरूरत है, उसके लिए कुछ ना कुछ
हमें नए टूल्स नए सिस्टम रिक्वायर होते हैं। इलिस्ट्रेशन यहाँ पे एक दे रहा है बिग डाटा की, जैसे वो कह रहा है कि फोर्ड मॉडर्न हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल, जो कार का हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल है, यानी कि वो फ्यूल पे भी चल सकती हैं और इलेक्ट्रिक भी, मतलब पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों पे चल सकती हैं। वो कह रहा है कि उसके अंदर 25 GB का डाटा पर आवर होता है, 1 घंटे के अंदर 25 GB। आप खुद सोचो कि हम लोग फोन लेते हैं तो 128 या 256 GB लेते हैं, तो वो शायद लाइफ टाइम फुल नहीं हो रहा होता। मतलब इतना ज्यादा उसमें उसमें स्पेस होती है। 128 तो हो जाता है, लेकिन 256 जल्दी नहीं होता, एटलीस्ट कुछ बहुत साल लगते हैं। यहाँ पे वो एक एग्जांपल दे रहा है कि आपका जो ये जो कंपनी है वो एग्जांपल दे रही है कि 25 GB डाटा पर आवर, 1 घंटे के अंदर इतना ज्यादा डाटा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उसके लिए बिग डाटा पे जाती है। जाहिर है अगर 1 घंटे में 25 GB होता होगा तो 24 घंटे में कितना हो जाता होगा, बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए वो कंप्यूटर मॉडल डेवलप करते हैं, जैसे वो प्रोजेक्ट के अंदर CO2 एमिशन सिस्टम बता रहा है कि लगाते हैं नेक्स्ट 50 ईयर के लिए, रोड से मतलब व्हीकल किस तरह जाएंगी, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर मैथमेटिकल मॉडल उस डाटा को लगाए जाते हैं एनालाइज करने के लिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि बड़ा डाटा है। फोर्ड रिसर्चेस हैव डेवलप्ड स्पेसिफिक टूल्स सच एज फोर्ड फ्लीट परचेज प्लानर। मतलब वो कहता है कि इन्होंने रिसर्च कर करके, रिसर्चर जो है वो बहुत ज्यादा न्यू न्यू मॉडल्स करते हैं, डेवलप करते हैं। फ्लीट परचेज प्लानर जो है, डाटा के कस्टमर्स कौन कौन से हैं, नीड्स क्या क्या है, हर चीज आइडेंटिफाई की जाती है। फीचर्स ऑफ बिग डाटा। फीचर्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, मतलब क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं बिग डाटा की। बिग डाटा की 3 V's हैं, ये 3 V's आपने याद रखना है। वो इस F1 के अंदर आपने याद रखना है कि 4 C's हैं, 7 P's हैं, 4 P's हैं, 3 V's हैं, अच्छा 3 E's हैं। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। जैसे 4 C's कॉस्ट के रिलेटेड था, जो प्राइस से रिलेटेड, प्राइस आप सेट करते हो तो कॉस्ट से रिलेटेड था। 7 P's आपका वो मार्केट मिक्स थी, जो कि 4 P's से एक्सटेंड होके मार्केट 7 P's पे गई थी। 3 V's आपका क्या था, जो इकोनॉमी एफिशिएंसी, सॉरी 3 V's अभी आया, 3 E's इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, बिग डाटा के अंदर जो 3 V's है वो क्या, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी। वॉल्यूम, तो बिग डाटा के अंदर वॉल्यूम का मतलब है साइज ऑफ डाटा, बहुत बड़े साइज का डाटा। वॉल्यूम किसको कहेंगे, साइज ऑफ डाटा को, मतलब साइज बहुत बड़ा डाटा। जैसे अमाउंट ऑफ डाटा कह रहा है कि स्टोर भी करना है, प्रोसेस भी करना है। एग्जांपल भी उसने दिया है कि मैच कॉम एंड ऑनलाइन डेटिंग कंपनी एस्टिमेटेड इट हैज 70 TB ऑफ डाटा। हम लोग आईफोन 1 TB लेने के लिए सोचते हैं कि 1 TB बहुत एक्सपेंसिव है और उसकी स्पेस शायद लाइफ टाइम फुल ना हो। यहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है, 70 TB का डाटा, ठीक है। और डाटा अबाउट इट्स कस्टमर, इसके कस्टमर का इतना ज्यादा डाटा एस्टिमेट किया जाता है। यानी कि वॉल्यूम में हम देखेंगे अमाउंट ऑफ डाटा, साइज ऑफ डाटा कितना बड़ा होगा। वैरायटी में हम देखेंगे, आपने इसको ऐसे याद रखना है, वॉल्यूम, साइज, वैरायटी, सोर्स। सोर्स यानी कि किस किस जगह से आपके पास डाटा आता है। नंबरियल सोर्स होते हैं, कहाँ कहाँ से डाटा, ब्राउजर से होता है, सर्च हिस्ट्री से होता है, व्यूइंग हैबिट से होता है, परचेज हिस्ट्री से होता है। मतलब वो डाटा आपको मिलेगा कैसे, मतलब अगर कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना कि अगर वो कोई प्रोडक्ट, लेट से कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो देखती हैं कि कस्टमर की सर्च हिस्ट्री क्या है। वो कंपनी से एग्रीमेंट करके कस्टमर्स की सर्च हिस्ट्री बाय करते हैं कि कस्टमर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड ज्यादा क्या सर्च करता है। उसी तरह की फिर वो प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन या चीजें लॉन्च कर रहे होते हैं। तो ये कितना बड़ा डाटा होगा, सोर्सेज कहाँ कहाँ से होते हैं, जैसे गूगल की सर्च हिस्ट्री उठा ली, माइक्रोसॉफ्ट की सर्च हिस्ट्री खरीद ली, अच्छा किसी और पेज की खरीद ली। तो ये वैरायटी का मतलब है सोर्सेज, कहाँ कहाँ से डाटा मिलेगा। विलोसिटी किसको कहेंगे, विलोसिटी कहते हैं कि मतलब वो डाटा जो हम गैदर कर रहे हैं वो डाटा अपडेटेड है या नहीं। वेलोसिटी को कहेंगे अपडेटेड, मतलब डाटा टू द अप टू डेट है या नहीं, या डाटा बहुत पुराना है। डाटा इज लाइकली टू चेंज ऑन अ रेगुलर बेसिस, दायरा डाटा। अब आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जांपल लो, आज से 3 इयर्स पहले जो आपकी
लाइक एबिलिटी थी टू वर्ड्स सर्च, कि आपको क्या चीजें सर्च करो, क्या चीजें देखो। या मतलब 3 इयर्स, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं ये कहूंगी कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले या कुछ साल पहले शायद गूगल पे मुझे सिर्फ पिक्चर्स किसी चीज की सर्च करना आता था, कि पिक्चर हम कैसे देख सकते हैं किसी लाइक एनिमल की, कोई भी चीज। तो अब थोड़े टाइम के बाद आप देखो डाटा चेंज होता है, मतलब सर्च करने की भी हिस्ट्री, वो जो आपकी नॉलेज बढ़ता है, आप की एजुकेशन बढ़ती है, आपको चीजें सर्च करनी आती हैं। तो वो क्या कहता है कि डाटा जो है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होता है, अपडेट होता है कॉन्टिन्यूसली। तो हमें ये चेक करना है इसके अंदर कि अपडेटेड है या नहीं। मैथ फॉर्म नीड्स टू कंटिन्यूअली गैदर डाटा टू इंश्योर दैट दे आर एबल टू डील विद दिस। तो जाहिर है वो इंश्योर करते हैं, डेली डाटा साथ साथ डाटा लेते हैं, तो उनको देखना चाहिए अपडेटेड है या नहीं है। देन उन्होंने बाद में एक वी और ऐड किया था, एक वी बाद में और ऐड हुआ था, दैट इज विरोसिटी। विरोसिटी किसको कहते हैं? ट्रूथफुलनेस, मतलब वो डाटा जो है वो उस वो फेयर है या नहीं, उस वो एक्यूरेट है या नहीं, मतलब डाटा के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। विरोसिटी कहते हैं ट्रूथफुलनेस को, यानी कि डाटा के अंदर कोई मिस्टेक या मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। हमने क्या क्या पढ़ा? वॉल्यूम का मतलब हुआ साइज या अमाउंट, साइज या अमाउंट। उसके बाद वॉल्यूम के बाद हमने एक सेकेंड, वॉल्यूम के बाद हमने क्या देखा है? वैरायटी। वॉल्यूम के बाद हमने देखा वैरायटी। वैरायटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे वन वर्ड के अंदर? सोर्स, कहाँ से डाटा आएगा। देन वेलोसिटी, अपडेटेड, डाटा अपडेटेड या न्यू है या नहीं। देन विरोसिटी, विरोसिटी किसको कहते हैं? एक्यूरेशन, मतलब एक्यूरेट डाटा है या नहीं, फेयर है या नहीं, उसके अंदर कुछ मिसलीडिंग तो नहीं है, मीनिंगलेस एनालिसिस तो नहीं देगा, मतलब उस डाटा के अंदर मिस्टेक्स या एरर्स हैं तो उसका हमें फायदा ही नहीं है उसको एनालिसिस करने का। जैसे वो एग्जांपल भी दे रहा है, मैच कॉम हैज फाउंड दैट व्हेन गैदरिंग कस्टमर डाटा कस्टमर में लाई, मतलब कस्टमर झूठ भी बोल सकते हैं, वो अपने आप को पॉजिटिव शो कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा ठीक है या नहीं? तो उनके फीडबैक लेने पड़ेंगे, हमें पता चलेगा कि किस तरह डाटा ठीक है। Sarah has recently started looking at ways of gathering big data of her business. वो अपने बिजनेस के लिए डाटा गैदर करने लगी है, तरीके देख रही है, वेज देख रही है। She is concerned that some of the sources of the data has she chosen are unreliable and may therefore lead her to inaccurate conclusion. Which of the Gartner's feature may be missing from साराज बिग डाटा? कौन सा फीचर मिसिंग है? वो देख रही है कि डाटा जो है ना वो एक्यूरेट नहीं लग रहा उसको, इनएक्यूरेट लग रहा है। तो कौन सा फीचर मिसिंग होगा? हमने आखिरी जो फीचर पढ़ा विरोसिटी, विरोसिटी यही बताती थी ना कि डाटा को एक्यूरेट होना चाहिए। ये थी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8। आगे वो एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा है बिग डाटा की, इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बिग डाटा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बिग डाटा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बिग डाटा हैज सेवरल स्टेटेड बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ड्राइविंग इनोवेशन। बिग डाटा ज़ाहिर है एक नई चीज है, बड़ा डाटा उसके अंदर आता है, उसके अंदर जब डिसीजन मेकिंग आप करते हो, आपको 1000 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, आप डिफरेंट तरह के डिसीजन मेकिंग कर सकते हो हर चीज। तो वो कहता है इनोवेशन है, मतलब इनोवेशन कर सकते हो, टाइम कम लगता है, आप बिजनेस के बाकी कामों में फोकस कर सकते हो। गेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आपका कंपेटिटर बिग डाटा को यूज नहीं कर रहा, आपके राइवल्स अभी यूज नहीं कर रहे और आप यूज कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आपको कम्पिटिटिव एज मिलेगा, यानी कि आप उस कंपनी से ज्यादा आगे निकल जाओगे कंपटीशन के अंदर, क्योंकि जो काम वो बेचारे हाथों से या डेटाबेसेस के अंदर कर रहे हैं वो आप बिग डाटा के अंदर कर रहे हो, और वो आपको ज्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से बेनिफिट देगा। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, मतलब टाइम कम लगता है, इनएफिशिएंसी कम होती है। अगर कोई मतलब सॉरी, अगर कोई इनएफिशिएंसी है, वेस्टेज है, उसको आइडेंटिफाई करता है, मतलब कोई भी चीज आपने ठीक नहीं पुट की तो उसको भी, एरर्स को भी आइडेंटिफाई करता है। तो बिग डाटा के अंदर आपका टाइम एक्चुअली कम लग रहा होता है। बिग डाटा के बेनिफिट्स के लिए अंदर उसने आगे इलिस्ट्रेशन एक एग्जांपल दी है, कह रहा है कि डिलीवरी कंपनी यूपीएस
इक्विपमेंट, एक कंपनी है जो कि यूपीएस डिलीवर करती है, व्हीकल विद सेंसर विद द मॉनिटर डाटा ऑन स्पीड, डायरेक्शन, ब्रेकिंग ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एंड अदर मशीन एस्पेक्ट्स ऑफ द व्हीकल। मतलब वो कह रहा है कि एक यूपीएस की कंपनी है, यूपीएस इक्विपमेंट की, जो कि सेंसर वगैरह, मॉनिटर और डाटा ऑन स्पीड, डायरेक्शन वगैरह ये चीजें देती है, ठीक है, फीचर्स देती है। Using this data to optimize performance and routes have lead to significant improvement including, वो कह रहा है कि इस डाटा को यूज करके आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है, बेटर होती है, और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। 15 मिलियन मिनट्स ऑफ द आइडलिंग टाइम वर एलिमिनेटेड इन 1 ईयर। अगर आप साल के अंदर बिग डाटा को एनालिसिस करोगे, अगर बिग डाटा आप यूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ डेटाबेसेस जो छोटे डेटाबेसेस हैं, तो आपके 15 मिलियन मिनट सेव हो रहे हैं, आइडल टाइम जो था वो एलिमिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। सेविंग 1,03,000 गैलन ऑफ फ्यूल, इतना आपका फ्यूल कम हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको वो बिग डाटा रास्ते हर चीज सही बता रहा है, स्पीड बता रहा है कितनी रखनी है, तो आपका इतना फ्यूल कम लग रहा है। 1.7 माइल्स ऑफ ड्राइविंग वर आल्सो एलिमिनेटेड इन द सेम ईयर। मतलब 1.7 मिलियन माइल्स ऑफ ड्राइविंग, मतलब इतने मिलियन माइल्स की जो ड्राइविंग है वो भी कम हुई है। सेविंग हुई है 183 गैलन ऑफ फ्यूल की। मतलब वही चीज आप घर बैठे भी कर रहे हो, तो ड्राइविंग की जरूरत नहीं पड़े। ओके। तो ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4, और चैप्टर 4 हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अभी हमने डिस्कस अभी तक किया है कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के साथ कैसे डील करता है, और उसके अंदर काफी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हमने देखी हैं, और बिग डाटा की बात देखी थी। बिग डाटा का थोड़ा सा लिंक हम देखते हैं कि इसने अकाउंटेंसी और ऑडिट को कैसे इम्प्रूवमेंट किया है, उसके अंदर इफेक्टिवनेस कैसे लाई है, कैसे ऑडिट और अकाउंटेंसी इससे बेनिफिट ले रहे हैं एनालिसिस करते हुए डाटा को। डाटा एनालिटिक्स के अंदर इसने कैसे सपोर्ट किया। तो बिग डाटा ने अकाउंटिंग के अंदर भी चेंजिंग की है, अकाउंटिंग के अंदर भी काफी बेनिफिट्स दिए हैं। तो उसके अंदर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर अगर हम देखें, तो सिर्फ अकाउंटिंग एक फील्ड नहीं, हर तरह की फील्ड अकाउंटिंग के अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, रिपोर्टिंग है, ऑडिट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हर उसके अंदर, हर फील्ड के अंदर उसने अपना पार्टिसिपेशन शो किया है। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग, MA1, MA2, F2, F5, तो ये सारी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बिग डाटा ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम बनाए हैं, बजटिंग प्रोसेसेस बनाए हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंदर मतलब बहुत सारे ऐसे आपके सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट को टास्क दिए गए हैं, और बिग डाटा के अंदर वो सारा मैनेजमेंट का रिकॉर्ड होता है, तो कंट्रोल सिस्टम में पता चल रहा होता है मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीजें उसके अंदर शो हो रही होती हैं। बजट प्रोसेसेस भी हैं। बजट प्रोसेसेस के अंदर लाइक हम लोग बजटिंग हम कहाँ पे करते हैं, आपने बजटिंग कहाँ पे पढ़ा है, F2 में पढ़ा हुआ है, MA2 में पढ़ा हुआ है। तो बजटिंग बेसिकली फ्यूचर के लिए हम वो पूरा प्लान बना रहे होते हैं, तो उसके लिए भी डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर, डिफरेंट तरह के सिस्टम्स बिग डाटा के थ्रू आए हैं। बिग डाटा के अंदर हम लोग बहुत बड़े बड़े लंबे अरसे के 20-20 50-50 सालों के बजट कर रहे होते हैं, तो बजटिंग प्रोसेस के अंदर भी इसने हमारी हेल्प की है। देन आ जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि हिस्टोरिकल अकाउंटिंग है, जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसका लिंक है FA1 के साथ, FA2 के साथ, F3 के साथ, F7 के साथ, SBR, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली इसने अपॉर्चुनिटीज दी हैं ताकि हम ग्रेटर इंसाइट गेन कर सकें, मतलब ज्यादा फायदा ले सकें, प्रिडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर के आउटकम्स क्या हैं, ऑटोमेट कर सकें नॉन रूटीन टास्क को। मतलब जो नॉन रूटीन टास्क हैं उनको ऑटोमेटेड करें, हर रोज नहीं करने होते, वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद हमने करने होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हो जाए। आउटकम्स हमारे प्रिडिक्ट होते हैं फ्यूचर के, हमारा फ्यूचर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या बन रहा है, अच्छा हमारे एक्सपेंसेस क्या बन रहे होंगे, हर एक चीज हम बिग डाटा के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये क्योंकि बिग डाटा के थ्रू हम सर्च हिस्ट्रीज बाय करते हैं, हम लोग ओवरऑल उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर देखते हैं अपना डाटा पुट करके, तो ये हमें हेल्प आउट करता है फ्यूचर मॉडल्स के ऊपर भी।
देन रिपोर्टिंग F7 SBR रिपोर्टिंग, जाहिर है हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिपोर्टिंग भी करनी होती है। रिपोर्टिंग किस तरह करेंगे आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड्स बेसिकली जो IFRS स्टैंडर्ड्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, वो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किसकी ट्रीटमेंट, लाइक डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी है, इन्वेंट्री की ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी है। ये सारी चीजें जैसे आपने FA2 में या F3 में इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें बेसिकली हमें बिग डाटा के थ्रू ज्यादा हेल्प आउट होती है कि क्वालिटी मिलती है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, कि हम स्टैंडर्ड को ज्यादा अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बिग डाटा के अंदर वर्ल्ड वाइड डाटा होता है, ओवरऑल पूरी दुनिया का डाटा होता है। दुनिया पूरी में किस तरह से कौन कौन से स्टैंडर्ड किस तरह एप्लीकेबल हैं, कौन से स्टैंडर्ड हैं ऐसे जो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल हैं, और कौन से स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जैसे गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो ओवरऑल दुनिया पूरी की इकोनॉमी, उसके अंदर क्या चेंजेस चल रही हैं, वो किस तरह अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें इसमें बिग डाटा के अंदर शो हो रहा होता है। उसके बाद ऑडिट है। ऑडिट F1 के अंदर भी ऑडिट, F1 के अंदर भी हम ऑडिट की कुछ चीजें देखेंगे। और ऑडिट बेसिकली है क्या, ऑडिट आप हम अक्सर सुनते हैं ना कि ACCA के बाद फलां बंदा ऑडिट फील्ड में गया है, वो फलां कंपनी का ऑडिट कर रहा है। ऑडिट क्या चीज होती है? ऑडिट का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली एक्यूरेसी चेक करते हो, आप चेक करते हो उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं, क्या उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर हैं या नहीं, उसमें कोई मिस्टेक वगैरह, कोई मिसलीडिंग, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ हुआ। तो ऑडिट बेसिकली स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना होता है। तो अब बिग डाटा के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प आउट होती है, हमें ये पता चलता है कि बाकी दुनिया के अंदर कंपनीज किस तरह ऑडिट करती हैं, बाकी ऑडिट किस तरह होते हैं, क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑडिट के लिए आती हैं, क्वालिटी ऑडिट की कैसे इन्हांस की जाए, मतलब बढ़ाई जाए, ज्यादा अच्छा ऑडिट कैसे किया जाए, उसके अंदर क्या क्या चीजें ज्यादा अच्छे से की जाएं। बिग डाटा हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज देता है, क्वालिटी देता है, ये सारी चीजें। Amongst other benefit to use the big data will provide opportunity to test entire population of audit relevant data। मतलब ऑडिट रेलिवेंट डाटा की जितनी भी रिलेटेड पॉपुलेशन है, जो जो लोग यूज करते हैं, उससे रिलेटेड डाटा प्रोवाइड देता है। सैंपल बेस्ड टेस्टिंग देता है। सैंपल क्या होते हैं? F2 के अंदर एक चैप्टर था जिसके अंदर सैंपल, हाँ, सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, डिफरेंट तरह की सैम्पलिंग होती थी। सैंपल बेस्ड टेस्टिंग मतलब पहले आप सिर्फ उसके अंदर टेस्ट करो कि आपको ये किस तरह का रिजल्ट देगा, सैंपल है एक, फिर उसको आप यूज। तो हम लोग ये कह रहे थे कि ऑडिट के अंदर भी इसने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, बिग डाटा ने। ऑडिट के अंदर भी हमें काफी फायदा हुआ है, यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कैसे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज नई ऑडिट के लिए यूज हो सकती हैं, कैसे ऑडिट को ज्यादा क्वालिटी वाला बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी उसने बेनिफिट्स दिए हैं कि ऑडिट रेलिवेंट डाटा जिसके लिए सैंपल बेस्ड टेक्निक्स हैं, मतलब सैंपल बेस्ड टेस्टिंग वगैरह है, कि आपको पहले सैंपल दिए जाते हैं कि इसमें आप चेक करें ऑडिट रेलिवेंट डाटा, कि उसको आप यूज करके देखें आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, बाकी लोग कैसे कैसे ऑडिट करते हैं। हायर क्वालिटी होती है ऑडिट के ऊपर। ऑडिट मतलब ज्यादा अच्छा होना शुरू हो गया है, उसके ऊपर एविडेंस ज्यादा कलेक्ट किए जाते हैं, ज्यादा बिग डाटा से ज्यादा हेल्प मिलती है। उसके अलावा बिग डाटा के थ्रू ज्यादा फास्टर हो गया है प्रोसेस, ज्यादा डिटेल वाइज आइडेंटिफिकेशन हो गई है, फ्रॉड वगैरह जो होते हैं, जो रिस्क हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो गई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ऑडिट बेसिकली होता ही ये है कि आप रिव्यू करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब काम चेक करते हो कि जो भी हमारे अकाउंटेंट साल भर में काम करते रहे, वो उनके अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो मिस हुई हो, कोई ऐसी, जाहिर है क्योंकि पूरा साल का काम जो कंपनी के अंदर कर रही होती है मैनेजमेंट, उसको चेक भी करना जरूरी होता है, क्योंकि ओनर सारे साथ नहीं होते हमेशा। ओनर्स तो, इन्वेस्टर तो कहीं कहीं पे बैठे हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो उनको ये आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे कि कोई हमारा काम ठीक कर रहा होगा। अच्छा, टेस्ट यूनिट स्टैंडिंग 9 के अंदर वो कह रहा है PL इज अ ग्लोबल फॉर्म ऑफ अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस एडवाइजर्स ऑफरिंग अ लार्ज रेंज ऑफ सर्विस टू अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट्स। मतलब वो कह रहा है कि PL एक ग्लोबल फॉर्म है अकाउंटेंट्स की,
ठीक है, एक कंपनी है जो कि पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटेंट की फॉर्म है, जो कि बिजनेस को बिजनेस एडवाइजर्स ऑफर करते हैं, यानी कि बहुत बड़े रेंज के क्लाइंट्स उनके पास होते हैं। द कंपनी ओरिजिनली ऑफर्ड जस्ट टू सर्विसेज, पहले वो ऑफर करती थी अकाउंटिंग एंड ऑडिट, ठीक है, बट हैज ब्रांच आउट इन द लास्ट 10 ईयर प्रोवाइड टैक्स फॉरेंसिक अकाउंटेंसी। पहले वो क्या करते थे, सिर्फ अकाउंटिंग और ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करते थे। अब वो क्या क्या करते हैं, अब वो टैक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें लीगल लॉ फॉर्म्स वगैरह जो होती हैं प्रोवाइड करती हैं, यानी कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, कोई उसके अंदर फ्रॉड्स वगैरह नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट जैसे होती है। कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, इंसॉल्वेंसी भी। तो इसके अंदर वो यही चीज कह रहा है कि इन्होंने एक बिग डाटा की अडॉप्ट अप्रोच की है, तो इवेल्युएट करेंगे इनको क्या बेनिफिट हुआ है। ऑब्वियसली बेनिफिट क्या, इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड क्लाइंट बहुत ज्यादा इनको मिले होंगे, प्रॉफिट भी बहुत हो रहा होगा। पहले सिर्फ अकाउंटिंग की और ऑडिट की फॉर्म देते थे, तो अब काम देते थे, अब इन्होंने टैक्स का काम भी शुरू किया है और कंसल्टेंसी का भी काम शुरू किया है, तो उसके लिहाज से इनके क्लाइंट्स भी बड़े हुए होंगे, इनका फायदा भी ज्यादा हुआ होगा, तो ये सारी चीजें बेनिफिट उनको हुए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, अब हम लोग क्योंकि बात ही टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, बात ही यही कर रहे हैं कि हमारा जो आईटी सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो बिजनेस के साथ कैसे लिंक है। तो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या है, पहले हमें ये समझना है कि ब्लॉक चेन वर्ड क्या है। ब्लॉक, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ब्लॉक बनाया, इसको मैंने अगले ब्लॉक के साथ जोड़ दिया, फिर इसको मैंने अगले ब्लॉक के साथ जोड़ दिया, नेक्स्ट ब्लॉक के साथ जोड़ दिया, ये है ब्लॉक चेन। अभी मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही, पहले हम सिर्फ वर्ड ब्लॉक चेन को समझते हैं। ये ब्लॉक्स हैं और अगर हम इनको जोड़ते जाएं तो ये ब्लॉक चेन बनती जाती है, जाहिर है चेन ऐसे जुड़ी हुई होती है ना, इसको ब्लॉक चेन कहेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली इंटरनेट के ऊपर टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर लोग बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यानी कि लेजर का की फैसिलिटी लोग लेते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर। डिजिटल लेजर मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है लेजर, वहां पे आप अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, अपनी ट्रांजेक्शन्स को स्टोर करते हो, सारा कुछ। अब होता क्या है कि आपका हर ये जो हर ब्लॉक है वो अगले ब्लॉक के साथ कनेक्टेड हुआ हुआ होता है। मैंने पहले एग्जांपल दी कि ब्लॉक बेसिकली पिछले ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, तो चेन बनती है, क्योंकि हम वर्ड चेन को लेके चल रहे हैं। तो होता क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन इस ब्लॉक के अंदर होती है, जब आपका नया ब्लॉक बनता है तो वो सारी ऑटोमेटिकली इसमें ट्रांसफर हो जाती है, सारा कुछ शो हो रहा होता है। मतलब हर ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हर एक चीज, हर एक ट्रांजैक्शन दूसरे ब्लॉक वाले देख सकते हैं, यानी कि वो पूरा ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड है, बिल्कुल शफाफ रिकॉर्ड है। एक के ब्लॉक के अंदर अगर कोई चेंजिंग करता है तो दूसरे ब्लॉक सारे लोगों को शो हो रही होती है। ब्लॉकचेन हैज बीन डिस्क्राइब एज डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है, हमने पढ़ा भी था और आगे भी चल के हम पढ़ेंगे, कि सारी चीजें जो होती हैं एक ही पॉइंट ऑफ सेंटर पे होती हैं, यानी कि हेड ऑफिस जैसे यहाँ पे है तो यहाँ से ही सबको कम्युनिकेट हो रही होती है, दैट इज सेंट्रलाइज सिस्टम। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए हमने पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये होता है कि अप टू सम एक्सटेंड हर बंदे को हर जगह पे एक्सेस होती है या अथॉरिटी होती है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज क्यों है, क्योंकि तभी तो सब ब्लॉक वाले एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर ब्लॉक के अंदर कोई भी चीज चेंज करे या कुछ भी हो तो वो हो सकता है। पब्लिक लेजर है, पब्लिक लेजर है तो आम कोई भी पब्लिक के लिए होता है। यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अक्रॉस मेनी कंप्यूटर सो दैट रिकॉर्ड कैन नॉट बी altered retroactively without alteration of the all subsequent block of the consequence of the network consensus of the network। मतलब वो ये कह रहा है कि ऐसे रिकॉर्ड के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकती रेट्रोएक्टिवली, के बगैर किसी को पता हो तो कोई चेंजिंग कर ले, मतलब किसी की कंसेंसस के बगैर चेंजिंग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो भी चेंजिंग आप करोगे वो दूसरे बंदे को शो हो रही होगी, यानी कि फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होंगे, यहाँ पे आप कोई एरर या फ्रॉड नहीं कर सकते। Alternatively, it has been defined by the Bank of England as technology that allow people do not know each other to trust a shared record of event। मतलब वो ट्रस्ट ना करें बट रिकॉर्ड सब शेयर करें। बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है। सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि वहां पे यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, सारी चीजें होती हैं, ठीक है, मतलब आपका ये रिकॉर्ड इस तरह नहीं, दूसरे बंदे आपका रिकॉर्ड देख सकते हैं, हर वो बंदा देख सकता है जिसने वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अपना फीचर
ऐड कराया हुआ है, जो खुद वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर खरीदे हुए हैं, तब जाके आप कर सकते हो। और कोई बंदा रैंडमली कोई भी बंदा उठ के नहीं कर सकता, जब तक आपके पास वो उसकी जैसे सब्सक्रिप्शन होती है या जैसे परमिशन होती है, यूजर नेम पासवर्ड होता है, वो है तो आप खोल सकते हो, अदरवाइज नहीं खोल सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। डिजिटल एरा है, तो डिजिटल एरा के अंदर साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है वो हम इसी चैप्टर में देखेंगे। साइबर सिक्योरिटी रिस्क बेसिकली हैकिंग वगैरह का रिस्क होता है, जो अक्सर हम सुनते आते हैं कि ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होती हैं इसमें हैकिंग का खतरा होता है, तो वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है। ठीक है, मतलब कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन आपके कंप्यूटर के अंदर घुस के थ्रू इंटरनेट घुस के कोई भी चीज कर सकता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हैकिंग, और वो रिस्क साइबर सिक्योरिटी होता है। तो रिस्क एसोसिएटेड ऑफ आईटी सिस्टम, आईटी सिस्टम और इंटरनेट, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये रिस्क जो है ये इंटरनेट के थ्रू कोई भी पर्सन आपके कंप्यूटर में घुस के, यानी कि वो आपका डाटा ले लेता है। इसीलिए अक्सर देखें आप लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, लिंक्स शेयर कर रहे होते हैं और उन लिंक्स पे कहते हैं कि बगैर नोइंग आप उन पे क्लिक ना करें। अगर आप क्लिक करते हो तो आप लिंक ओपन करते हो, आपका सारा मोबाइल का डाटा हैक हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे लोग कर रहे होते हैं सर्वर पे बैठ के। Traditional system have been closed and so modification to the date have been carried out just one party. If the system is hacked, there is a little control over such modification to prevent it from happening. मतलब नो डाउट के हमारी जो रीसेंट मॉडिफिकेशन है उसके अंदर हैकिंग का रिस्क काफी कम किया गया, बट स्टिल जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो लोग ये हैकिंग का रिस्क कम करते हैं, उनको पता भी होता है कि दूसरी तरफ ऑप्शन क्या है, हैकिंग को मतलब कैसे किया जा सकता है। तो ये लोग जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं, इनको प्रोफेशनल क्रूक्स कहा जाता है, जो कि बेसिकली ये काम करते हैं। तो ब्लॉकचेन की यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। अ सिंपल इलिस्ट्रेशन इज द रिलेशनशिप दैट इंडिविजुअल हैव देयर ओन बैंक क्रेडिट। अच्छा, वो एग्जांपल दे रहा है कि जैसे इंडिविजुअल्स के बैंक्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, इसी तरह डाटा हैक कर सकती हैं, मतलब अगर आपकी सिक्योरिटी ना हो तो। इफ अ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट विद ईदर, इफ एग्जांपल यू आर a credit card to pay for goods and services, there is only one party that record the transaction, your credit card company, सिर्फ वही रिकॉर्ड कर सकती है। हाउ इज दैट कंपनी टू नो दैट ट्रांजेक्शन इज वैलिड, मतलब उनको कैसे पता चलता है कि ये ट्रांजेक्शन वैलिड है। if the detail appear reasonable, the transaction will be authorized. This will allows who carry out the credit card fraud to make their illegal gain. अब होता क्या है क्रेडिट कार्ड का या वट एवर, डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का, जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो ना, उसके अंदर आप कार्ड नंबर, ये चीज आपको पता होगी शायद कि आप कार्ड नंबर एंटर करते हो, फिर आप सीवीवी एक नंबर 3 डिजिट का पीछे होता है वो आप एंटर करते हो, कार्ड होल्डर नेम एंटर करते हो। अगर इन तीनों में से कोई भी डिटेल आपने डाली है जो कि गलत है, सीवीवी नंबर या कुछ भी, तो वो ट्रांजेक्शन ऑथोराइज ही नहीं होगी। आप ये सारी चीजें करेक्ट डालोगे तो ही आपकी ट्रांजेक्शन ऑथोराइज होगी। तो उनको पता होता है कि अगर करेक्ट है तो वो ही पर्सन डाल रहा है जो कि यूजर है। A blockchain provide an effective control mechanism aimed addressing such cybersecurity risk. It is a record keeping mechanism open or public. ज़ाहिर blockchain technology जो है वो cyber security का risk, वो कहते हैं सेफ्टी देते हैं, वो इसकी सिक्योरिटी देते हैं कि कोई भी बंदा उसके रिकॉर्ड के अंदर कोई घुस नहीं सकता। तो वो साइबर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, तभी उसको ओपन या पब्लिक लेजर कहा जाता है। अब इसके अंदर यानी कि कलेक्टिव बुक कीपिंग है, सारे लोग मिल के अपनी बुक कीपिंग वहां पे कर रहे होते हैं, लेजर बना रहे होते हैं। की फीचर्स क्या क्या हैं, की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यानी कि क्वालिटीज क्या क्या है। इन अ ब्लॉक चेन सिस्टम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर जो ये ब्लॉक चेन है, इसके अंदर डिफरेंट लोग, बहुत सारे लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो सेम रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है डिफरेंट पार्टीज के थ्रू, सारा रिकॉर्ड, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ भी यहाँ पे ओवरऑल सारी चेन को सब कुछ शो हो रहा होता है, मतलब सारा कुछ सबको पता चल रहा होता है। दिस कैन है, मतलब कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। दिस कैन हैपन बिकॉज ऑल ऑफ द रिकॉर्ड इज ब्लॉक चेन आर पब्लिकली अवेलेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एवरीवन दैट इज पार्ट ऑफ नेटवर्क। हर एक बंदे को वो रिकॉर्ड शो हो रहा होता है, तो कोई भी बंदा इसके अंदर फ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर सकता। दैट इज द बेनिफिट। जब एक ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कोई भी बायर और सेलर है वो ट्रांजैक्शन करता है, तो उसकी डिटेल रिकॉर्ड होती है और वो डिटेल सारे बंदे देख सकते हैं। अगर तो उस ट्रांजैक्शन का वैल्यू, अमाउंट, टाइम, डेट, डिटेल, हर चीज रिकॉर्ड होती है।
कोई भी चीज ऐसी है जो कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर ऐसा लग रहा है कि सस्पिशियस है, सस्पिशियस का मतलब क्या है कि यानी कि शक वाली चीज है, तो उसको वो लोग बाकी लेजर के जो लोग होंगे या बाकी जो ब्लॉकचेन के लोग होंगे वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तो ट्रांजैक्शन तब एक्सेप्ट होती है जब सारी चेन के पार्टिसिपेंट एग्री करते हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर, मतलब वो ठीक है, लीगल है, कोई चीज उसके अंदर मिसहैप करने वाली नहीं है, सस्पिशियस नहीं है, तब वो ट्रांजैक्शन जाके एक्सेप्ट होती है। फिर जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द ट्रांजेक्शन, जाहिर है ट्रांजेक्शन को वेरीफाई भी करना होता है, वो कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। तो वो कह रहे हैं कि इफेक्टिवली करते हैं, नेटवर्क होता है, ऑडिट होता है उसके ट्रांजेक्शन के ऊपर, सारा कुछ देखा जाता है कि ये ट्रांजेक्शन करेक्ट है या नहीं, सारे पार्टिसिपेंट्स को पता होता है और सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ रिकॉर्ड अपडेट हो रहा होता है। द कंप्यूटर वर्क टुगेदर टू इंश्योर ईच ट्रांजेक्शन इज वैलिड, मतलब कंप्यूटर ये चीज शो करता है कि वैलिड है या नहीं। डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम है, यानी कि सारे सिस्टम जो है, मतलब वो, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई एक पर्सन ऐसा नहीं है कि कोई चीज चेंज करेगा तो दूसरों को पता नहीं चलेगा, सब कुछ सबको पता चल रहा होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, सिंगल सिस्टम कैन नॉट ऐड न्यू ब्लॉक, मतलब कोई एक ही बंदा अपना न्यू ब्लॉक इस तरह ऐड नहीं कर सकता सेपरेट, सिंगल कोई भी अपना सेपरेट ब्लॉक एंटर नहीं कर सकता, जो भी ब्लॉक आप एंटर करोगे वो दूसरे ब्लॉक्स के साथ कनेक्टेड होगा। जब नया ब्लॉक ऐड होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर तो वो सारे पिछले ब्लॉक्स के साथ कनेक्टेड होगा। आप अभी थोड़ी देर पहले देखें, मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने इस चेन को बनाते हुए यही बताया था कि अगर कोई चीज अपडेट होती है नए ब्लॉक के अंदर या नया ब्लॉक खुलता है तो पिछली सारी चीजें उस न्यू ब्लॉक के अंदर इंटर हो जाती हैं, खुद ब खुद अपडेट हो जाती हैं। तो दिस इंश्योर दैट द चेन इज नेवर ब्रोकन, चेन ब्रोक नहीं होती, मतलब वो चेन रिकॉर्ड हुआ है तो वो परमानेंटली रिकॉर्ड हुआ है, और सारा रिकॉर्ड जो होता है वो सारा बाकी सब ब्लॉक्स के अंदर पहले जाता है, सबको पता होता है, तो तब अप्रूव होता है। तो इसलिए ये सिक्योर सिस्टम है कि मतलब कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। In this control aspect, blockchain technology, which addresses the main concern of cybersecurity, if you should attempt interfere with the transaction, it will reject। मैंने पहले बताया कि अगर कोई, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी क्लेम कर रहे हैं ना कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी का रिस्क कम करके देते हैं, यानी कि वो रिस्क नहीं आएगा, तो अगर कोई बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करता भी है इन पार्टीज के अंदर तो बाकी पार्टीज उस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये ज्यादा अच्छा सिस्टम है। जैसे यहाँ पे उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है क्रिप्टो करेंसी की, जो कि ऑनलाइन बेसिकली जैसे बिटकॉइन वगैरह है, ये बिटकॉइन की एग्जांपल दे रहा है। जो डिजिटल कॉइन्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग सारी डिजिटल होती है, लोग इंटरनेट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। उन उस वो कह रहा है कि 2009 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था क्रिप्टो करेंसी, जैसे ईथरम और लाइट कॉइन कॉइन ये वाले आए थे। अभी भी जैसे लोग कहते हैं कि जिन्होंने उस टाइम ईथरम ईथरम खरीदा हुआ था तो उनको अभी बहुत बेनिफिट हुआ है। ये डिजिटल करेंसीज है, इनकी प्राइस रातों रात बहुत अप भी हो सकती है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि कोई फिजिकल वर्जन ऑफ बिटकॉइन नहीं था, सब कुछ क्या होता था, इंटरनेट के थ्रू होता था। हर ट्रांजैक्शन, हर करेंसी, जो भी चीज अभी भी देखो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग लोग करते हैं वो ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज फिजिकल नहीं होती। कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल बैंक और गवर्नमेंट, कहीं पे गवर्नमेंट या कहीं किसी पार्टी के थ्रू ये कंट्रोल हो रही होती है, या पीयर टू पीयर पेमेंट हो रही होती है, वहीं पे ऑनलाइन सब चीजें आती हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहे होते हैं। बैंक मतलब जो लोगों की करेंसी की बेनिफिट आता है वो बैंक टू बैंक ही आ रहा होता है, कोई भी चीज फिजिकल ना तो उसकी कोई लोकेशन होती है कि वो कोई ऑफिस बना हुआ है या कुछ, हर चीज नेट पे होती है। बिटकॉइन acquire in a different way, two different ways, exchanging other currencies for bitcoin, बिटकॉइन माइनिंग, मतलब आप एक्सचेंज भी कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर। फर्स्ट मेथड ये है कि मोस्ट कॉमन है जो कि बिटकॉइन एक्सचेंज एज अ मैट गॉस और कैम्बक्स के अंदर हुआ है। दीज एक्सचेंजेस अलाउ यूजर टू एक्सचेंज स्टर्लिंग डॉलर, मतलब आप स्टर्लिंग डॉलर को चेंज कर सकते हो, बिटकॉइंस को चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये सारा सिस्टम बेसिकली बताने का मकसद ये है कि इंटरनेट के थ्रू ही होता है। तो जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट पे है तो वहां पे भी ये सारी चीजें बिटकॉइन के से रिलेटेड उधर ही होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सारा कुछ उधर ही जनरेट होता है, हर चीज उधर ही बनती है। तो उसके लिए वो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जो यूजर ऑब्टेन करते हैं बिटकॉइन, द बैलेंस इन स्टोर इन अ सिक्योर वॉलेट, वहां पे एक वॉलेट का ऑप्शन भी आ रहा होता है, वहां पे पता होता है आपका बैलेंस कितना है, आपकी जो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हुई है उसके लिए कितने पैसे लगे हैं, क्या ओनरशिप है, लेजर, हर एक चीज वहां पे मेंशन होती है। जो ऑनलाइन लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको तो आइडिया होता होगा कि
ये सारी चीजें कैसी होती हैं। देयर इज नो नीड फॉर अ सेंट्रल बैंक टू ऑथराइज ट्रांजैक्शन। कोई बीच में बैंक नहीं होता सेंट्रल जो ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करेगा, आप डायरेक्टली वेरीफाई कर रहे होते हो अपने कंप्यूटर से, डाटा एंटर कर रहे होते हो, सारा कुछ उधर से ही हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं, जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इससे पहले जितनी भी एग्जांपल या जो भी हम देख रहे थे वो सारी देख रहे थे हम लोग क्या, रैंडम। ठीक है, रैंडम देख रहे थे। अब वो अकाउंटेंट्स के लिए डील कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रेलिवेंस अकाउंटेंट के साथ क्या है, मतलब अकाउंट्स के साथ इसका क्या फायदा हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो इसने बेसिकली ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट किया है, जो कि रिकॉर्ड सबको शो होते हैं, तो कोई फ्रॉड करने का चांस नहीं होता। अब वो कह रहे हैं कि बेनिफिट कैसे देती है अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड मेंटेनिंग एंड रिकंसाइलिंग लेजर। पहले क्या होता था, मतलब टेक्नोलॉजी आने से पहले आपको हर लेवल पे बंदे रखने पड़ते थे, जर्नल लेजर हर मैनुअल बनाना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था। अब कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, जगह जगह पे हम एम्प्लॉय नहीं रखेंगे या डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय नहीं रखेंगे और बहुत टाइम की कॉस्ट पे नहीं करेंगे, वो सारा सिस्टम खुद बहुत रिकंसाइल वगैरह हर एक चीज लेजर के अंदर ही होगी। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी ओवर द ओनरशिप एंड हिस्ट्री ऑफ एसेट, हर चीज हमें पता होती है कि जो एसेट है किसका नाम के नाम पे है, एब्सोल्यूट एक्यूरेट चीज पता होती है, कुछ भी उसके अंदर फ्रॉड वगैरह नहीं होता। freeing up time allowed to staff concentrate on other responsibilities such as planning, मतलब स्टाफ अब फ्री हो गया है। जो स्टाफ पहले हमने इधर रखा हुआ था जर्नल लेजर हर चीज बनाने के लिए, वो स्टाफ अब रिकॉर्ड बनाना शुरू हो गया है। वो स्टाफ अब रिकॉर्ड रखना शुरू हो गया, मतलब वो स्टाफ अब क्या करना शुरू हो गया, प्लानिंग करना शुरू हो गया, वैल्यूएशन रिपोर्टिंग बाकी चीजों पे फोकस करना शुरू हो गया। ये काम उसने अब छोड़ दिया क्योंकि ये काम टेक्नोलॉजी कर रही है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। अभी हम बात कर रहे थे ना कि साइबर सिक्योरिटी ऊपर बार बार बात कर रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी मैंने कहा जो इंटरनेट के थ्रू बेसिकली लोग वायरस आपके कंप्यूटर में करके या किसी भी तरह करके हैकिंग कर रहे होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, इज द सिक्योर साइबर सिक्योरिटी सिक्योर। अगर हम साइबर रिस्क की बात करें तो रिस्क वो है कि हैक हो सकता है, सिक्योरिटी का मतलब ये है सेफ्टी, यानी कि उस रिस्क से सेफ्टी। तो इंटरनेट के थ्रू जैसे प्रोटेक्शन होता है, हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन क्या होती है, एंटी वायरस। ठीक है, वायरस के अगेंस्ट क्या प्रोटेक्शन होती है, एंटी वायरस। तो यहाँ पे भी बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के लिए आप इंटरनेट कनेक्टेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो जिनमें कोई भी साइबर अटैक आ सकता है उसके लिए आप प्रोटेक्शन लेते हो। ठीक है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर अटैक क्या होता है, कोई भी malicious or deliberately attempt by an individual organization to breach the information system, यानी कि कोई भी थर्ड पर्सन जानबूझ के किसी एंटीवायरस के थ्रू या किसी भी लिंक के थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर घुस के इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है। यूजुअली द अटैकर सीक्स सम टाइप ऑफ बेनिफिट फ्रॉम डिसरप्टिंग विक्टिम्स नेटवर्क, मतलब वो जो विक्टिम वो बंदा होता है जिसका डाटा चोरी करने की कोशिश की जा रही होती है, उसके नेटवर्क से डाटा उठा के उसको कोई नुकसान देना होता है। कोई किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है कि आप उसके बैंक अकाउंट की डिटेल ले रहे हो ताकि बैंक उसका सारा का सारा खाली कर दिया जाए, पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएं। इन अ कंप्यूटिंग कॉन्टेक्ट सिक्योरिटी कंप्राइजेस साइबर सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिक्योरिटी। कंप्यूटर को दोनों तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी भी और फिजिकल सिक्योरिटी भी। फिजिकल ये कि आप देखो ना, आपके कंप्यूटर अगर पड़े हुए हैं तो उसके साथ कोई यूएसबी लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो उससे भी डाटा ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। दोनों डाटा को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। की रिस्क, इंपॉर्टेंट रिस्क कौन कौन से हैं, साइबर अटैक कौन कौन से आ सकते हैं आपके कंप्यूटर को। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढेर कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं लोग। तो आप दीपक को पता होना चाहिए कि आप एक्सेस किसको दे रहे हो, अथॉरिटी किसको दे रहे हो, मतलब वो चोरी भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, लॉस्ट भी हो सकता है आपका डाटा। कोई डिजास्टर आ सकता है, जैसे फ्लड आ जाए तो आपके कंप्यूटर के अंदर पानी चला जाए, खराब हो जाए, तो वो डाटा कहाँ से आपको मिल सकता है। इसीलिए तो हम लोग बैकअप्स लगाते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो आपके डाटा को बहुत डैमेज कर सकते हैं, आपके डाटा को चोरी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो यहाँ पे कैटेगरी बता रहा है कि किस किस तरह के रिस्क होते हैं और किस किस तरह के रिस्क आ सकते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, लोग किस किस तरह इंटर हो सकते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है मालवेयर। मालवेयर क्या है, शॉर्ट ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर।
मॉलवेयर बेसिकली, सॉरी, शॉर्ट ऑफ, जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है ना, मलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि वायरस टाइप सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर इनपुट किए जाते हैं ताकि आपके सिंगल कंप्यूटर को, यानी कि कोई भी, या डाटा गायब करना है या आपके डाटा को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कॉज डैमेज अ सिंगल कंप्यूटर सर्वर और कंप्यूटर नेटवर्क, कोई पूरा सर्वर डैमेज करना है, किसी एक कंप्यूटर को डैमेज करना है, जैसे रोम्स वायरसेस, ट्रोजन वायरसेस, ये सारे वायरसेस होते हैं, ये मालवेयर हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं प्रॉपर किसी के डाटा को डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए। वो इसलिए किसी की, कोई किसी से दुश्मनी हो सकती है या कुछ भी, कोई भी अटैकर अटैक कर सकता है। अटैकर एक्सेस सो दैट कंट्रोल द सिस्टम रिमोटली, जाहिर है अटैकर किसी भी तरह एक्सेस कर सकते हैं, वो रिमोट यानी कि इंटरनेट, वो नेट के थ्रू करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए सिस्टम को। अब लोग क्या करते हैं, आपके सिस्टम में घुस के रिमोटली सारा कंट्रोल खुद ले लेते हैं, यानी कि उस कंप्यूटर के अंदर खुद घुस जाते हैं। जैसे हम लोग, एक चीज होती है, एक होता है टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर। टीम व्यूअर क्या होता है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे अपने कंप्यूटर में कोई मसला आ जाता है, टीम व्यूअर के थ्रू मैं एक्सेस खुद दूंगी किसी थर्ड पार्टी को, जो कि कहीं और बैठी हुई होगी और मेरे कंप्यूटर में जो भी मुझे मसला आ रहा है उसको सॉर्ट आउट करेगी। ये तो खुद बनाया गया है इस तरह का सॉफ्टवेयर। फिर फिशिंग है। फिशिंग क्या टेक्नोलॉजी है, ये भी एक टेक्निक है साइबर क्रिमिनल की, जो कि ईमेल ऐसी भेजते हैं, मतलब वो लोगों को ईमेल के थ्रू पागल बना रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें ईमेल ऐसी आती है, लेट से हमने कहीं पे कोई सीवी ड्रॉप किया या कहीं पे कुछ, तो वो कोई फेक कंपनी थी या फेक बैंक्स थे, वो आपको ईमेल ऐसे ईमेल टाइप करके भेज रहे होते हैं और साथ टैग करके भेज रहे होते हैं, ऐसे लग रहा होता है कि आपकी वो बिल्कुल परफेक्ट ईमेल प्रॉपर कंपनी की कंपनी की तरफ से आई है। द रेसिपेंट माइट बी ट्रिक्ड, मतलब मैं, जो रिसीवर होता है ना, वो ट्रिक्ड हो जाता है, वो डाउनलोड करना शुरू हो जाता है या वो डॉक्यूमेंट देखना शुरू हो जाता है कि वाकई ये, जैसे बैंक ने कोई ईमेल किया, वो बैंक की तरह की ईमेल बना के करेंगे। तो उससे पे क्या होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी थी, कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं, उन लिंक्स पे आप क्लिक करते हो, वो फेक लिंक्स होते हैं। जैसे आपने क्लिक किया, आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, हर एक चीज चली जाती है। तो ये फिशिंग अटैक होता है। फिशिंग कौन सा होता है, ईमेल, एसएमएस, इस तरह का लिंक्स का अटैक जो होता है वो फिशिंग अटैक होता है। डिनायल ऑफ सर्वर अटैक, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जो डिनायल ऑफ सर्वर अटैक होते हैं। जैसे जैसे वो कह रहे, अक्सर आप देखो कि हम लोग ना, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पे हम किसी जगह पे, गूगल पे किसी पे क्लिक करते हैं, कुछ बीच में बहुत सारे लिंक ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं, जिनके ऊपर एक ऑप्शन आता है अलाउ या डिनाई, ठीक है, अलाउ या डिनाई। मोस्टली हम लोग तो लिंक को डिनाई कर रहे होते हैं, कभी कभी आप अलाउ कर देते हो, तो उससे भी आपका डाटा हैक होने का खतरा होता है। जो हर रैंडम लिंक को अलाउ नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, अटैकर माइट सेंड सो मच ऑफ ट्रैफिक to a website or so many requests to a database that it overwhelm the system ability to function। मतलब ऐसा भी होता है कि किसी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, जैसे कोई कोई ब्रांड है, उस ब्रांड के बहुत सारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर उसकी चीजें देखते हैं क्योंकि उस ब्रांड की रेपुटेशन अच्छी है। ये लोग बीच में क्या करते हैं, ये लोग बीच में और लिंक थर्ड पार्टीज में, इतने बीच में वेबसाइट्स के लिए वो भेजना शुरू कर देते हैं, अलाउ जिसको आपने करना होता है या डिनाई आपने करना होता है। तो वो बीच में बार बार लिंक इसलिए आ रहे होते हैं ताकि इस ब्रांड की व्यूवरशिप को तोड़ा जाए, इस ब्रांड की ट्रैफिक को तोड़ा जाए। ये भी अटैक होता है, ये डिफरेंट कंपैटिटर करते हैं ये चीज ताकि उनके बिजनेस के लिए ये चीज कम हो, लोग कम देखें। तो ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक अटैक होता है, यानी कि बीच में डेटाबेस के अंदर घुस के इतनी ट्रैफिक बीच में कर देना, या लिंक्स भेज देना, या कोई पेजेस वेबसाइट के खोल देना ताकि वो लोग ना देख सकें उस डेटाबेस को, क्योंकि ये ब्रांड शायद सक्सेसफुल चल रहा हो तब भी लोग करते हैं। मैन इन द मिडल अटैक, मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, मोस्टली ये चीज आप देखते हो कहाँ पे, जब आप किसी होटल में किसी जगह पे जाते हो, जो कि पहली बार आप कहीं पे गए हो, तो वहां पे वाईफाई का कनेक्शन आप लेते हो। ये वायरस होता है वाईफाई के थ्रू। जैसे ही किसी ने आपने उस होटल वालों से मोबाइल का, सॉरी, वाईफाई का पासवर्ड लिया,
जैसे ही आपने वो पासवर्ड इंटर किया, उस वाईफाई के थ्रू आपके मोबाइल में वो सारे बंदे घुस के डाटा निकाल के बाद में ब्लैकमेल करते हैं। तो वो जैसे कह रहा है कि अटैकर मैनेज इंटरपोज देमसेल्फ सीक्रेटली बिटवीन यूजर एंड वेब सर्विस ट्राइंग टू एक्सेस, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस। मोस्टली हम लोग इस तरह के ड्रामे देखते हैं कि लोग वाईफाई के थ्रू घुस के फिर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। जैसे अटैकर माइट सेट अप अ वाईफाई नेटवर्क, जैसे आप वाईफाई से लॉग इन करोगे सारा सिस्टम आपका, यूजर नेम, बैंक के पासवर्ड, हर एक चीज वो निकाल लेते हैं। तो ये अटैक मैन इन द मिडल अटैक होता है। जैसे वो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रहा है कि 2018 में ऐसा हुआ था और उन्होंने बहुत सारे लोगों के 500 मिलियन कस्टमर का डाटा निकाल के उनके अकाउंट्स लूट लिए थे। अच्छा, ये हमने कल पढ़ा था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कर ली थी, रोल ऑफ ब्लॉक टेक्नोलॉजी, साइबर अटैक भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ये आई थिंक सो लिस्ट्रेशन भी डिस्कस कर ली थी कि मैरियट होटल के अंदर उन्होंने कस्टमर्स का डाटा बहुत ज़्यादा लिया था, हैक कर लिया था, और उन्होंने बहुत सारे कस्टमर्स के बैंक अकाउंट को वो कर लिया था, हैक कर लिया था। ठीक है, तो ये इसी तरह नेम, मेलिंग एड्रेस, फोन नंबर वगैरह सब कुछ निकाल के वो फिर क्या करते हैं कि फिर वो हैक करके तो आपका डाटा सब कुछ यूज करते हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 में क्या कहा जा रहा है? वो पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एग्जांपल ऑफ फिशिंग अटैक। कॉमन एग्जांपल फिशिंग अटैक की क्या है? ठीक है, तो फिशिंग अटैक हमने क्या पढ़ा था कि आपको बैंक कोई ऐसी मेल या कोई ऐसे एसएमएस या मेल वगैरह करता है ताकि आपको ये फील हो रहा होता है कि वो एग्जैक्टली बैंक की तरफ से ईमेल है, बट वो होती नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये अटैकर बीच में अटैक कर रहे होते हैं ताकि आपका डाटा लिया जा सके। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देखते हैं कि कौन सा वाला राइट ऑप्शन होगा। सबसे पहले अगर देखें तो वो कह रहा है यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम एन acquaintance who यू आर रेयरली इन कॉन्टेक्ट विद दैट contains ओनली अ वेब लिंक। मतलब उनके साथ आपका कभी कोई रेयरली, बैंक तो हमें कभी कभार ही कोई ईमेल करते हैं ना, हर वक्त तो नहीं बैंक ईमेल कर रहे होते। तो बात भी ईमेल की ही कर रहा है और वेब लिंक की बात ही कर रहा है, तो ये तो कॉमन एग्जांपल है फिशिंग अटैक की, क्योंकि हमने ये कहा था कि ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू इस तरह का कुछ आपको रिसीव होता है, तो ये तो है। फिर वो कह रहा है यू गॉट एन ईमेल दैट अपीयर्स टू बी फ्रॉम योर बैंक आस्किंग यू इंटर द अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड बट द वेब एड्रेस लुक्स अनफेमिलियर। एग्जैक्टली मैंने यही कहा था कि आपको जो फिशिंग अटैक है वो इस तरह रिसीव होता है कि आपको ऐसे पता चलता है कि आपका बैंक शायद आपसे डिटेल मांग रहा है, लेकिन वो लिंक पहले आपने नहीं देखा हुआ होता, वो नया लिंक कोई आता है उसके ऊपर आपको सारी डिटेल इनपुट करने के लिए बोल रहे होते हैं। तो ये भी हमने बात की थी। यू रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज क्लेमिंग दैट यू वॉन अ कॉन्टेस्ट एंड आस्किंग यू टू क्लिक ऑन द लिंक। ऐसा भी होता है, ये भी फिशिंग अटैक ही होता है। आपको वो कहते हैं आपका इतना प्राइस निकला है, इतना आपने विन किया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके डिटेल सारी अपनी पुट करके इनाम ले सकते हो। तो तीनों चीजें बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स के जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हम इन तीनों को नहीं बल्कि सिर्फ डेल्टा ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन क्या है, ऑल द अबव। इट मीन्स के ऊपर वाली सारी चीजें करेक्ट हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ आईटी सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर विद इन बिजनेस है। अब हम लोगों ने ना जो सॉफ्टवेयर, जो आईटी सिस्टम्स पढ़े थे बिजनेस के, उस उन सॉफ्टवेयर के लिए प्रोटेक्शन मतलब सिक्योरिटी क्या हो सकती है। अभी ऊपर जो हमने पढ़े ना, सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को डैमेज करते हैं, जो वायरसेस वगैरह होते हैं, उनके लिए हमें क्या ऐसी पॉलिसीज या क्या क्या ऐसी प्रोटेक्शन करनी चाहिए जिससे हम बच सकते हैं। डिफरेंट मेथड है। जैसे अब वो यहाँ पे बताता है आपको पोटेंशियल थ्रेट क्या है और उसका सोल्यूशन आपने कैसे देना है। ठीक है, पोटेंशियल थ्रेट मीन्स आपको रिस्क क्या है, किस क्या चीज आपको फेस करनी पड़ सकती है, और सोल्यूशन मीन्स उससे आपने सेफ्टी कैसे लेनी है, यानी कि आप अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हो। सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं? जो कोई भी कुदरत की तरफ से कुछ भी हो जाए, लाइक कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, फ्लड आ जाए, जैसे अभी यूएई के अंदर फ्लड आया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस, बहुत सारी चीजें काफी डैमेज हुआ है, काफी लॉस हुआ है दुबई में। तो ये क्या है
कि ये नेचुरल डिजास्टर है। अब जिन लोगों ने इसके लिए, ये तो पता नहीं था ना, थ्रेट तो कभी भी आ सकती है, इसका तो कोई आपको बताया हुआ तो नहीं होता, ये तो टोटली अनसर्टन था। अब इसके लिए कोई, हम लोगों ने पहले से ही पॉजिटिव इकदाम नहीं किए हुए, अगर किसी ने किए हुए थे तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट हुआ होगा। उसके लिए वो कहता है कि आपको बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए था, और जिन लोगों ने ये किया हुआ था उनको कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। फायर प्रोसीजर्स, अगर कोई, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, आग लग जाती है, तो उसके लिए फायर अलार्म्स होने चाहिए, एग्जिस्टेंशियर्स होने चाहिए, फायर डोर्स होने चाहिए। मतलब जिनसे हम लोग अक्सर जाते हैं ना किसी जगह पे, कोई बड़ी कंपनी या कोई भी बड़ी जगह ऐसी होती है, इवन मेट्रो या कोई भी चीज, वहां पे फायर एग्जिस्टेंशियर्स भी लगे हुए होते हैं जो कि बेसिकली आग बुझाने के लिए यूज होते हैं। और इमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह भी हम देखते हैं। फायर डोर्स होते हैं, कहाँ से आपने निकलना है, कौन कौन सी सेफ्टी है, इमरजेंसी एग्जिट क्या है। स्टाफ को ट्रेन करना है ताकि उनको पता हो, वो उनको वो के उनको ये चीज पता हो कि इस चीज को हाथ लगाने से ये, या अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है फायर की तो उसको कैसे टैकल करना है। इंश्योरेंस होनी चाहिए उनकी ताकि वो कवर हो जाए। लोकेशन जो कि नॉट इन द बेसमेंट एरिया प्रोन टू द फ्लडिंग। जाहिर है लोकेशन, अगर किसी बंदे ने कंपनी के अंदर अपने कंप्यूटर सिस्टम सारे के सारे बेसमेंट के अंदर रखे हुए हैं, तो अब देखना है हमें कि बेसमेंट के अंदर पानी जाएगा तो वो सारे सिस्टम खराब हो जाएंगे या कुछ। तो आपने ये चीज देखनी है कि आपकी लोकेशन ऐसी हो जहाँ पे वो फ्लड का पानी इजीली पहुंच ना सके। फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे कोई एयर कंडीशन हो सकती है, डस्ट कंट्रोल हो सकता है, ये सेफ्टी है, आपने इनको फिजिकली प्रोटेक्शन लेनी है। जैसे अक्सर ना किसी किसी जगह पे मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ पे सर्वर रूम होता है, सर्वर रूम का क्या मतलब होता है, जहाँ पे सारी कंपनी के सर्वर सिस्टम, सारा कुछ, सब कंप्यूटराइज सिस्टम, सारा कुछ वहां से कंट्रोल हो रहा होता है। सर्वर रूम में मस्ट एसी हमेशा ऑन होता है, और वहां पे फैंस लगे हुए होते हैं, क्यों? ताकि हवा रहे, क्योंकि वो हीट अप ना हो जाए, हीट अप हो जाएंगे तो आग लग सकती है। तो ये चीजें आपकी प्रोटेक्शन है, मतलब आप इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन ले रहे हो, फिजिकल इन्वायरमेंट आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। बैकअप प्रोसीजर होने चाहिए, डाटा आपका, अब जैसे कुछ लोगों के बिजनेसेस फ्लड से अगर डैमेज हुए भी हैं तो कंप्यूटर के अंदर डाटा, अगर आपका बैकअप है, सारा कुछ आपने रखा हुआ है, सोर्स ऐसे रखे हुए हैं, जैसे जीमेल से कभी कभी डाटा उड़ जाता है तो बैकअप हम करके वापस ले आते हैं, तो ये रिकवरी सिस्टम्स होते हैं जिससे आपका डाटा वापस आ सकता है। अच्छा, माल फंक्शंस वो कह रहा है, माल फंक्शंस बेसिकली जैसे आप कंप्यूटर की, हाँ, कंप्यूटर का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के लिए यूज करो, मतलब ये आपको, सॉरी, ये आपको माल, फिर माल फंक्शन क्या है, ये आपको थ्रेट है, हम थ्रेट और उसकी प्रोटेक्शन देख रहे हैं। ये आपको थ्रेट है, यानी कि ये वायरस है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में हो सकता है कंप्यूटर के, ये एक वायरस की टाइप, या आप ये कह सकते हो कि माल फंक्शन है जो कि कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए सॉफ्टवेयर है। अब उसके लिए आपने क्या करना है, नेटवर्क ऐसा डिजाइन करना है टू कॉप विद द पीरियड ऑफ हाई वॉल्यूम्स, मतलब नेटवर्क ऐसे डिजाइन करने हैं जो कि ज्यादा वॉल्यूम की चीजों को डील कर सकें, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। बैकअप प्रोसीजर उसी तरह, मतलब अगर कोई वायरस आ भी जाता है तो एटलीस्ट आपका बैकअप होना चाहिए। फिर वायरसेस भी हैं, वायरसेस मैंने पहले आपको कल बताया था कि डिफरेंट तरह के वायरसेस होते हैं, हम उसके लिए मोस्टली अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो वायरस डिफरेंट तरह के होते हैं, वो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं, आपके प्रोग्राम्स को इनक्रप्ट कर सकते हैं, आपके प्रोग्राम्स को डैमेज कर सकते हैं। तो वायरसेस सॉफ्टवेयर शुड बी रन एंड अपडेटेड रेगुलरली, मतलब उनके लिए एंटीवायरस वगैरह आपने क्या करने हैं, इंस्टॉल करने हैं, रेगुलरली रन करने हैं, और वायरस देखना है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है या नहीं। इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो किसी भी इम्प्लॉय को अलाउ नहीं करती कि आप अपनी कोई पर्सनल यूएसबी या पर्सनल कोई डिवाइस जो है वो जो कंपनी के कंप्यूटर्स हैं उनके साथ लगाओ, क्योंकि वायरस आ जाते हैं तो वो कंपनी का डाटा बहुत कॉन्फिडेंशियल और इम्पोर्टेंट होता है, तो वो जाया ना हो जाए। सिक्योरिटी पॉलिसी पर प्रोसीजर लगाओ कि हर बंदा ना कोई भी उसके अंदर घुस सके, उसके यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, मतलब कोई भी बंदा कुछ भी अंदर वायरस इंटर ना कर सके। रेगुलर ऑडिट चेक्स होने चाहिए। अनअर्थराइज, मतलब रेगुलर ऑडिट किस चीज का, अनअर्थराइज सॉफ्टवेयर का। अनअर्थराइज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वो वाले सॉफ्टवेयर जिनको इजाजत, मतलब परमिशन नहीं है, और आप वो वाले सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते जा रहे हो, तो जाहिर है ये अनअर्थराइज है, उसके थ्रू वायरस आपके सिस्टम के अंदर आके, या कोई भी अटैकर उसके थ्रू घुस के आपका डाटा सारा निकाल सकता है। तो इस तरह के अलाउ नहीं करने मोस्टली। कुछ कंपनीज अपने, ये मैंने देखा है लास्ट अपनी जॉब के अंदर के,
कुछ कंपनीज अपने पूरे के पूरे जितने भी इंप्लॉयज होते हैं उनके सिस्टम के अंदर नेट के ऊपर प्रॉक्सी लगा देते हैं। प्रॉक्सी क्या मतलब, सिर्फ एक सिक्योरिटी, सिर्फ आप वही चीजें यूज कर सकते हैं जो कि कंपनी के रिलेटेड ओपन है, वही आप खोल सकते हो। जैसे अगर वहां पे मैं लास्ट जॉब में अगर मैं बताऊं तो वहां पे ना आप यूट्यूब ओपन कर सकते थे, ना आप व्हाट्सएप ओपन कर सकते थे गूगल के थ्रू, ना आप कोई और सोशल ऐप, इवन सिर्फ आप जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना पोर्टल था वो नेट से खोल सकते थे। उसके अलावा कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं खोल सकते थे। एजुकेशनल पर्पज के लिए जो चीजें थी वही उन्होंने अलाउ की हुई थी, तो वो सिक्योरिटी थी कि सिर्फ वही चीजें जो कंपनी से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं खोल सकते। अच्छा, फिर हैकर्स जो होते हैं, ये थ्रेट है। हैकर जो होते हैं वो कौन होते हैं, इनको कहते हैं प्रोफेशनल क्रूक्स। प्रोफेशनल क्रूक्स मतलब जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, हैकर्स, यानी कि उनको पता होता है कि किस तरह से हमने डाटा को हैक करना है। तो अनऑथराइज पर्सन होता है हैकर, यानी कि जो जानबूझ के एक्सेस लेगा आपके सिस्टम के अंदर और उधर से डाटा वगैरह निकालेगा और डाटा निकाल के आपको डैमेज करने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो यही कहते हैं कि फायरवॉल सॉफ्टवेयर लगाएं जिससे प्रोटेक्शन होती है। वो प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर जो होता है वो ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि उसके थ्रू अनऑथराइज एक्सेस हर किसी को नहीं मिलती। मतलब अनऑथराइज का मतलब ये होता है कि जिसको अथॉरिटी नहीं है, वो अनऑथराइज पर्सन है, तो उसको एक्सेस नहीं मिल रही होती। जैसे अगर देखो फॉर एग्जांपल एसीसीए का, मैं वैसे ही एक एग्जांपल दे रही हूँ कॉन्सेप्ट के लिए। जो एसीसीए का आपका पोर्टल है, उस पोर्टल का जब तक मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइक यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होगा तो मैं उसको खोल नहीं सकती। इट मीन्स कि मैं, अगर मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो मैं अनऑथराइज्ड हूँ। जब वो मुझे रजिस्टर करके तो मिलेगा तो मैं ऑथराइज्ड हो जाऊंगी। तो इस तरह हर किसी को एक्सेस नहीं मिलती। पासवर्ड्स और यूजर नेम्स होते हैं, पहले ही मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक इवॉज ड्रॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक इवॉज ड्रॉपिंग, ये भी इलेक्ट्रॉनिक जो आपके आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। जैसे यूजर्स एक्सेसिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन नॉट इंटेंडेड फॉर देम, मतलब जैसे ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ उनकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स तक मैं मुझे एक्सेस किसी तरह मिल जाए तो मैं वो वाली रिपोर्ट्स खोलना शुरू कर दूं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन खोलना शुरू कर दूं। इलेक्ट्रॉनिक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का जो ये जैसे हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसकी ऐप होती है, इसी तरह कंपनी का जो पर्सनल बैंक अकाउंट है उसकी मुझे डिटेल मिल जाए तो मैं वो ओपन करना शुरू कर दूं, कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दूं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इवॉज ड्रॉपिंग है, जहां पे लोग इस तरह से इंफॉर्मेशन लीक करने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप डाटा इंक्रिप्शन लगाओ, डाटा स्क्रैम्बल्ड प्रायर टू ट्रांसमिशन, मतलब आपको पता होना चाहिए कि डाटा जब ट्रांसमिट होने वाला है उससे पहले स्क्रैम्बल्ड होना चाहिए। मतलब कि उसके अंदर ये चीज ना हो कि हर एक चीज आपने पूरी की पूरी आगे पूरा जो फॉर्मेट है वो सारा का सारा दे दिया। सिर्फ वही डाटा प्रोवाइड करो जो डाटा उनके लिए जरूरी है, यूजर्स के लिए। हर पूरी की पूरी सारी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन आप डाटा की वो करो जो रीडर के लिए, जो यूजर के लिए इनफ हो। उतना वो ना दो जो कि आपका पर्सनल डाटा है। ठीक है, उसके लिए भी अगेन पासवर्ड और यूजर नेम लगाओ, सिर्फ उस बंदे को एक्सेस दो जिसपे आपको ट्रस्ट है, जिसपे आपको पता है कि वो नहीं कर सकेगा कुछ। ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, ह्यूमन एरर्स ये भी आपकी थ्रेट है। ये कंप्यूटर के अंदर जाहिर है लोग काम करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कंप्यूटर के थ्रू, कोई एरर कोई मिस्टेक हो सकती है, यानी कि किसी को पता ना चले तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दे जिसके थ्रू कोई भी हैकर इंटर हो जाए, या कुछ भी ह्यूमन से भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो उसका भी आपने उसको खत्म करने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपने ट्रेनिंग देनी है, स्टाफ को प्रॉपर बताना है ये चीज अलाउ है, ये चीज अलाउ नहीं है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, ये वाले सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो, ये वाले सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड कर सकते। हर थोड़े थोड़े टाइम बाद आपने ऑडिट करना है। ऑडिट किस चीज का, कि कौन से सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के अंदर यूज हो रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के अंदर यूज नहीं हो रहे। तो ये हमारा चैप्टर 4 था, जो कि चैप्टर काफी लेंथी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसके अंदर से क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आपने भी अपने लिए पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए इस तरह से समरी नोट्स और इनके साथ साथ छोटे छोटे हेडिंग्स लिखनी है कि इसका क्या मकसद है, ये कौन सी मैनेजमेंट यूज करेगी, ये कितने टाइम के लिए है, कौन सी मैनेजमेंट, ये क्या बेनिफिट देता है। इस तरह से आपने सारा का सारा इस चैप्टर को नोट्स बना के याद करना है, क्योंकि F1 का पेपर जो है वो थ्योरेटिकल है, यहाँ पे न्यूमेरिक्स तो है नहीं कि आप अपने लॉजिक से लगाओगे।
तो काफी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी। बुक भी काफी लेंथी है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स भी देख लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 11 क्या है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 11 के अंदर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपने कंसीडर करनी है। अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वुड नॉर्मली बी यूज्ड एट ऑपरेशनल लेवल मैनेजर। जो टीपीएस है उसका ताल्लुक ट्रांजैक्शन से है। ट्रांजैक्शन कहाँ पे होती है? ट्रांजैक्शन ऑपरेशन पे ही होती है। नॉर्मली वर्कर्स के थ्रू ही ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। तो ये वाली बात तो उसने बिल्कुल ठीक कही है। आगे देखते हैं, डाटा इज फैक्ट एंड फिगर्स दैट हैव बीन प्रोसेस्ड। नो, डाटा वो होता है जो प्रोसेस के लिए चाहिए होता है, अनप्रोसेस होता है। यानी कि अगर ये डाटा वर्ड हटा के इंफॉर्मेशन लिख देता तो हम ठीक इसको मानते। या फिर ये कहता है कि हैव बीन नॉट येट प्रोसेस्ड। डाटा वो चीज होती है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो कि अभी प्रोसेस नहीं हुआ होता, जिसका अभी यूजर को पता नहीं चल रहा होता। डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। ये वाली बात उसने, डाटा इज अ फैक्ट एंड फिगर दैट हैव बीन प्रोसेस्ड, गलत। ये वाली बात उसने गलत की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि डाटा प्रोसेस नहीं होता। प्रोसेस जब हो जाता है वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। और उसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 12 है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 12 के अंदर कह रहा है कि अ बिजनेस हैज रिसेंटली इंस्टॉल्ड एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट अलाउज हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ द बिजनेस रिजल्ट एज वेल एज क्रिएशन ऑफ बजट्स एंड प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर ऑपरेशन। एक बिजनेस है, उसने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आपको ये बताता है कि हिस्टोरिकल एनालिसिस कैसे करना है, यानी कि पास्ट के एनालिसिस में भी हेल्प आउट करता है। और आपको क्रिएशन देता है किस चीज की? बजट, फ्यूचर के लिए। बजट हम वैसे भी फ्यूचर के लिए बनाते हैं ना, ये हमने F2 में भी पढ़ा था। तो प्रिडिक्शन यानी कि आने वाले टाइम में क्या क्या प्रिडिक्शन है, वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड। कौन सा सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है, इन सब में से हमने बताना है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हम कर रहे, बस हम ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया है जो कि आपको एनालिसिस करके देता है। एनालिसिस मतलब डाटा को समझने में आसानी करके देता है। यानी कि आपको उससे बजट कहाँ पे बनते हैं? बजट कौन बना रहा होता है? बजट नॉर्मली जो होती है, कौन सी मैनेजमेंट बना रही होती है? अगर हम स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं तो ये तो सिर्फ टॉप लेवल की पॉलिसीज डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली थोड़े डिटेल बजट्स बनाते हैं और ये वर्कर लाइक ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज द बिजनेस इंस्टॉल? ट्रांजैक्शन तो नहीं है। एक्सपर्ट सिस्टम, नहीं, एक्सपर्ट सिस्टम तो नहीं है। एक्सपर्ट इसमें क्या है? ये बजट तो हम खुद भी बना सकते हैं, लाइक हिस्टोरिकल एनालिसिस भी हम खुद कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम तो वो होता है जो नॉलेज, जो चीज हम नहीं कर सकते वो उसमें हमें हेल्प आउट करे। तो ये तो हम नहीं कह सकते। अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम आई एस इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट जो होती है बेसिकली वो हिस्टोरिकल एनालिसिस करती है, वो बजट बनाती है और टॉप लेवल को बताती है हमारा बिजनेस किस लेवल पे चल रहा है। ऑपरेशन पे तो ऐसा नहीं होता। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS, नो, EIS टॉप ऑफिशियल यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक वाले। तो स्ट्रेटेजिक वाले बजट्स वगैरह नहीं बना रहे होते, ना ही हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये कौन कर रहा होता है? MIS वाले, यानी कि टेक्टिकल मैनेजमेंट, जो कि बेसिकली सारी डिटेल्स दे के बताती है बिजनेस कहाँ पे चल रहा है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 13। JNB PLC is a multinational retailer which is considering opening its first ever store in country B। एक JNB PLC कंपनी है जो कि कंसिडर कर रहे हैं अपना पहला स्टोर कंट्री बी के अंदर ओपन करने के लिए। JNB हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग इन कंट्री बी एंड अनश्योर वेदर कंज्यूमर विल चूज टू शॉप in its store or what the reaction of existing retailer। मतलब ये इन कॉमन वर्ड्स अगर हम लोग देखें बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर, कि एक कंपनी है जो कि एक नई जगह पे, एक दूसरे मुल्क के अंदर नई जगह पे एक स्टोर ओपन करने का सोच रहे हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल वो कंपनी होती है जो एक नेशन से ज्यादा नेशन में काम करती है। तो वो लोग बेसिकली स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, वो अभी अनश्योर हैं, उनको पता नहीं है कि पता नहीं कस्टमर हमारी चीजें खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, और जो ऑलरेडी वहां पे लोग सेल कर रहे हैं उनका रिएक्शन क्या होगा।
What type of information system could JNB use to help it choose whether to open new store or not? अब यहाँ पे इनको मसला क्या आ रहा है, यहाँ पे उनको मसला ये आ रहा है कि उनको डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही कि हमें स्टोर ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये इसी चीज में कंफ्यूज है ना कि पता नहीं लोग चीजें खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए MIS सिस्टम तो नहीं होगा, वो तो बजट्स वगैरह प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए जो बेसिकली हमें डिसीजन में हेल्प करेगा, ज़ाहिर है हमें मसला आ रहा है कि हमें नहीं समझ आ रही कि खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। एग्जेक्टिव वाले तो ज़ाहिर है ये वाली चीज नहीं सोचते, या ये एग्जेक्टिव वाले तो नहीं देख रहे होते, वो तो सिर्फ थोड़ी बहुत डिटेल लेते हैं। ये तो टॉप ऑफिशियल होते हैं, ये भी नहीं होगा। एक्सपर्ट सिस्टम वो चीज करता है जो नॉलेज हमारे पास नहीं होता, उसमें हेल्प करता है। तो ये तो ऐसी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ये हमने डिसीजन के अंदर सपोर्ट लेनी है, मदद लेनी है। तो हम सारा डाटा पुट करेंगे तो वो हमें आगे से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बता देगा कि हमें, वर्ड पहले ही मैंने बता दिया था कि डिसीजन में वो कंफ्यूज है, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ही आपको सपोर्ट करेगा कि आपको स्टोर खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। अच्छा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 14 है। जेम्स हैज एनालाइज जेम्स हैज टू एनालाइज द हिस्टोरिकल रिजल्ट फॉर हिज बिजनेस ओवरऑल द लास्ट 10 ईयर। अब जेम्स एक पर्सन है जिसको अपने डाटा को एनालाइज करना है, हिस्टोरिकल डाटा यानी कि पास्ट डाटा को एनालाइज करना है, जो कि पिछले 10 साल का है। पिछले 10 साल का डाटा उसने एनालाइज करना है। ही विश टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सीरीज ऑफ ग्राफ्स दैट ही कैन शोज पोटेंशियल इन्वेस्टर। वो ये चाह रहा है कि उसने इंफॉर्मेशन को ग्राफ्स की फॉर्म में शो करना है, यानी कि ग्राफ्स, हमने ग्राफ्स पढ़े थे ना कि बात यहाँ पे की थी कि बार चार्ट होता है, अच्छा पाए चार्ट होता है, अच्छा जी लाइन चार्ट होता है, डिफरेंट तरह के चार्ट्स होते हैं। ये मैंने एक जगह पे आपको बताया था कि ये हमने पढ़ा था। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर, विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर जेम्स टू यूज। मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे बेहतर। डेटाबेस के अंदर तो हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, ग्राफ्स तो नहीं बना रहे होते। अकाउंटेंसी पैकेजेस तो हमारे अकाउंटेंसी फंक्शंस को इजी कर रहा होता है। स्प्रेडशीट क्या है, एक्सेल के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं। हम, आप लोगों ने MA1 में सीखा होगा, आपने MA2 में सीखा होगा, F2 में सीखा होगा। एक्सेल स्प्रेडशीट जिधर आपको डाटा को, ऐसे डाटा के कॉलम्स बने हुए होते हैं, उन कॉलम्स को आप सेलेक्ट करते हो, ऊपर जाके आप क्लिक करते हो ग्राफ पे, तो ग्राफ के ऑप्शंस आते हैं जिस पे भी आपने पाई चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, स्कैटर डायग्राम बनानी है, कोई भी डायग्राम हो आप वो कर सकते हो। डेस्कटॉप पब्लिशिंग तो हमने कहीं देखा ही नहीं है, कोई एक ऑप्शन ऐसा एग्जामिनर डालेगा जो कि रेलिवेंट ही नहीं होगा। अच्छा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 15, और ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 15 है आपका MTQ। जिस तरह के MTQ के क्वेश्चंस आते हैं, MTQ क्या, जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, जिसके अंदर काफी आपको चीजें पढ़ के काफी समझ से करना होगा। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट मे बी यूज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर है बहुत सारे सिस्टम है जो हमने पढ़ा है, DSS, अच्छा GTPS, EIS और MIS, ये चारों सिस्टम उसने दे दिए हैं। वो कह रहा है कि इन आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव सिस्टम इज एसोसिएटेड विद ईच अदर ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। मतलब आपने इन सारे डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपने ये लिखना है कि ये वाली स्टेटमेंट A से रिलेटेड है या B से रिलेटेड है या C से रिलेटेड है, मतलब किस से रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। और इसी तरह के MTQ F1 के पेपर के अंदर भी आते हैं, यानी कि इसी तरह से MTQ में आपने परफॉर्म करना होता है। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट का मतलब या लिंक किस से बनता है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 1 कभी कभी इस तरह का 2 नंबर का भी MTQ आ जाता है, कभी कभी 4 नंबर का भी आ जाता है, तो डिपेंड करता है। आइडेंटिफाई, अच्छा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद ईच, ये तो हमने पढ़ लिया। कन्वर्ट इंफॉर्मेशन, सबसे पहले वो कह रहा है कन्वर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट बेसिक ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन दैट हेल्प टेक्टिकल मैनेजर कंट्रोल टू द ऑर्गेनाइजेशन। टेक्टिकल मैनेजर कौन से थे, मिडल मैनेजर, और मिडल मैनेजर जो TPS से कन्वर्ट करते थे तो क्या बनता था, MIS। ठीक है, टेक्टिकल मैनेजर ने यूज करना है ना, तो वो कन्वर्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, तो वो कौन सा सिस्टम बनेगा, MIS। यानी कि यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट लिंक करती है डेल्टा ऑप्शन से।
इससे लिंक करती है डेल्टा से। कैसे पता चला? टेक्टिकल मैनेजर, मिडल मैनेजर्स थे जो कि, ये डायग्राम थी स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, ये मिड में थे। ये डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करके एमआईएस पे लेके जाते थे और वहां से ईआईएस पे शिफ्ट होती थी। ओके, कह रहा है रिकॉर्ड द डेली ट्रांजैक्शन। आपको मैंने F1 जब शुरू कराया था, मैंने बताया था कि F1 पास, लोग बहुत कहते हैं F1 पास करना बहुत मुश्किल है, थ्योरी का पेपर है, थ्योरी बहुत ज्यादा याद नहीं रहती है। F1 पास करना सिर्फ वर्ड्स को समझना है, वर्ड्स की समझ आपको आ जाए तो उसने आंसर आपको वर्ड्स में बताया हुआ होता है। रिकॉर्ड ऑल द डेली ट्रांजेक्शन, डेली ट्रांजेक्शन, डे टू डे ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड समराइज देम periodically, मतलब डेली ट्रांजेक्शन्स को बनाना और समराइज करना। तो ये टीपीएस था, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा, ये हो गया डेल्टा, ये हो गया बीटा। अ टेलर मेड सिस्टम, टेलर मेड सिस्टम कौन सा सिस्टम था? मैंने आपको बताया था, वो सिस्टम जो एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट बनता है, यानी कि आपकी मर्जी से बनाया जाता है, उसके अंदर फीचर्स वगैरह आप अपनी मर्जी से रखवा सकते हो। सिस्टम दैट विल ड्रॉ ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती हैं, जो हेल्प करती हैं अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को। तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये हमारा था जो कि हमें हेल्प करता है डिसीजन के अंदर, यानी कि डाटा के अंदर हमें नहीं समझ आ रही होती, तो ये हमारा होगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जाहिर है इन तीनों में से तो कोई भी नहीं हो सकता, तो अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। Provide internal and external information to strategic manager enabling modeling to entire business, entire business को मॉडल करने के लिए। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक टॉप लेवल है, तो टॉप लेवल तो एग्जेक्टिव ईआईएस पे जाते हैं, एग्जेक्टिव सिस्टम होता है, तो ये सी हो जाएगा। तो जब आप ऑप्शन क्लिक करोगे ना नीचे, जब ऑप्शन आपको जाहिर है, आपके पास तो ये ऑप्शन नहीं होता कि आप लिखते हो, तो नीचे आपके पास जो ऑप्शन आ रहा होगा डी, बी, ए और सी, वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसको आपने राइट ऑप्शन पे क्लिक करना। हो सकता है यहाँ पे आपको स्पेस दी हुई हो और वहां पे ऑप्शन आ रहा हो, क्लिक करो तो आप डी, बी, ए, सी में से क्लिक भी कर पाओ। तो इस तरह से ये आपकी एमटीक्यूज सॉल्व होंगे और 2 मार्क्स मिलेंगे। ये तो ए पार्ट था। फिर बी पार्ट भी है, बी पार्ट को भी देख लेते हैं। बिलो इज अ लिस्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, हम करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। कॉस्ट फ्री, इजी टू यूज, ये किसकी आती हैं? ये हमने कहा था गुड इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और गुड इंफॉर्मेशन के लिए हमें बस और कुछ तो याद करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा, कॉस्ट फ्री, इजी टू यूज, रैपिड, अडेप्टेबल, परफेक्ट, कॉशियस, फैक्चुअल। Which two of these are characteristics of good information? Select two from A, B, C, D, मतलब हमने सिर्फ 2 सेलेक्ट करनी है कि कौन सी वाली गुड इंफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक्स थी। तो कॉस्ट फ्री तो नहीं हमने पढ़ा था, बिल्कुल मुफ्त में तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव हमने पढ़ा था कि कॉस्ट कम होनी चाहिए, बिल्कुल मुफ्त तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इजी टू यूज, ये जो लास्ट वाला ई था इसका मतलब इजी टू यूज था, ये तो हमने पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद रैपिड, जल्दी तो इसके अंदर हमने कहीं नहीं पढ़ा। आर से हमने पढ़ा था रेलिवेंट होनी चाहिए। अडेप्टेबल, अडेप्टेबल पढ़ा था हमने, इंफॉर्मेशन अडेप्टेबल होनी चाहिए। परफेक्ट, इसमें पी कहीं पे नजर आ रहा है आपको? ये नहीं था। सी है बट वो सी कॉस्ट इफेक्टिव था, यानी कि कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो कॉशियस तो कहीं पे भी नहीं पढ़ा और फैक्चुअल भी कहीं पे भी नहीं पढ़ा, तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन बनता है बीटा एंड डेल्टा, बी और डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 16 और 17 को भी देख लेते हैं। टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 16 में कह रहा है हाउ इज द डिलीवरी ऑफ नो ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अदरवाइज नोन, कि हम लोग, वो कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग, ऑन डिमांड जब आपका दिल चाहे आप कंप्यूटिंग कर सकते हो, जो उसके अंदर जो चीजें आपकी होती हैं वो आप चेंज करो, जो मर्जी करो, तो डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अदरवाइज नाउन, उसको क्या क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं होती, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो हम कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग की तरह बनाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो हमने इसी तरह कहीं पे भी नहीं पढ़ा। बिग डाटा के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। ऑन डिमांड कंप्यूटिंग
जो जब दिल हो आप उसको ले सकते हो, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। जिस तरह हम आईफोन के अंदर जब स्पेस ज्यादा चाहिए हो तो क्लाउड प्रोवाइडर से ले सकते हैं। लास्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग इज 17, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बिग डाटा आर ट्रू। बिग डाटा से कौन सी तीन इंफॉर्मेशन रिलेटेड हैं? सबसे पहले वो कह रहा है कि बिग डेटा रेफर्स टू द एनी फाइनेंशियल डेटा ओवर वन था $1 बिलियन। ये तो मैंने आई थिंक सो कहीं पे भी नहीं पढ़ाया, तो ये हमने देखा ही नहीं है, ऐसा कुछ तो हमने नहीं पढ़ा। डेफिनेशन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा, वेलोसिटी, वॉल्यूम एंड वैरायटी, ये तो हमने पढ़ा था 3 V's, ये तो बिल्कुल था, वेलोसिटी, वॉल्यूम एंड वैरायटी। मैनेजिंग बिग डाटा इफेक्टिवली कैन लीड टू इंक्रीज कंपेटिटिव एडवांटेज। अच्छे तरीके से अगर आप उसको मैनेज करते हो तो आपको अपने कंपेटिटर से ज्यादा फायदा मिल सकता है, दैट इज ट्रू। द बिग डाटा मीन्स डाटा दैट कम्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज। नहीं, ये टर्म बिग डाटा का मतलब ये तो हमने नहीं पढ़ा था। टर्म बिग डाटा का मतलब था कि बहुत बड़े वॉल्यूम का डाटा। डाटा नॉट मीन्स के कम्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज, हमने कहा था कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा के, उसका वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये तो इसने गलत बोला है। बिग डाटा कंटेन्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा, दैट इज ट्रू। उसके अंदर हम कोई भी डाटा रख सकते हैं। ओके, चैप्टर हमारा हो गया है खत्म।